वीएस नॉवल वर्ल्ड में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी आपको नए सफ़र पर ले जाती है। आनंद लीजिए और कहानियों की दुनिया में खो जाइए। चलिए अब शुरू करते हैं। अनुशासनात्मक कार्यालय में डीन होरेश कुर्सी पर बैठे सामने खड़ी 3 छात्राओं को देख रहे थे। उनके कड़े चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, बताओ, तुम लोगों ने लड़ाई क्यों की? हर स्कूल में एक डराने वाले डीन होते हैं और डीन होरेश भी अपवाद नहीं थे। अतीत में जब भी वह छात्रों के सामने आते थे, भले ही उन्होंने कुछ गलत न किया हो, वे सहज रूप से उनसे दूर हट जाते थे। ये छात्रों के मन में उनकी सख्ती को दर्शाता था। मीनाक्षी मन ही मन खुश थी। कुछ भी हो, ये तो सच था कि दूसरी लड़की ने उसे मारा था। अब जबकि वे डीन होरेश के हाथों में थी, नव्या को अवगुण अंक डिमेरिट पॉइंट मिलना या निष्कासित होना संभव था। इस विचार के साथ और अपने दिल का गुस्सा शांत न कर पाने के कारण उसने तुरंत पहल करते हुए शिकायत की, डीन होरेश, हमने लड़ाई नहीं की। इसने मुझे मारा। मुझे तो बस एक तरफा मारा गया। जैसे ही उसने कहा, उसने आगे झुककर अपने चेहरे को छुआ, मेरे चेहरे को देखिए। मीनाक्षी का चेहरा पहले ही सूज चुका था और ये तब था जब नव्या ने पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। अब जब नव्या के पास मानसिक साधना तकनीक थी, अगर वह अपनी पूरी ताकत लगाती तो शायद वह मीनाक्षी का सिर ही उड़ा देती। किरण ने भी बगल में आग में घी डालते हुए समर्थन में सिर हिलाया। हाँ डीन होरेश, मैं वहीं थी। मैं गवाही दे सकती हूँ। दोनों ने अपनी बात खत्म करने के बाद गर्व से नव्या की ओर देखा, जैसे कह रही हो, बस इंतजार करो, डीन होरेश तुम्हें सबक सिखाएंगे। होरेश का भाव नहीं बदला, उन्होंने चुपचाप खड़ी नव्या की ओर देखा। पिछली बार वह लगभग अंजलि की वजह से इस छात्रा को गलत समझ बैठे थे। उन्हें उसका नाम साफ करने के लिए निगरानी कैमरे सर्वेलेंस कैमरास देखने पड़े थे। डीन होरेश एक ईमानदार व्यक्ति थे और नहीं चाहते थे कि ये दूसरी बार हो। इसलिए उन्होंने अकेले मीनाक्षी की बातों पर विश्वास नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने नव्या की ओर देखा और पूछा, क्या तुमने उसे मारा? नव्या का चेहरा शांत था, बिना किसी डर के। उसने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, उसने बिना किसी झिझक के स्वीकार कर लिया। यह इसलिए था क्योंकि नव्या जानती थी कि उसके पास स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आखिरकार इतने सारे छात्रों ने घटना को होते देखा था। उसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। होरेश को आश्चर्य हुआ। आखिरकार नव्या कमजोर और सौम्य दिखती थी और वह एक ऐसी अच्छी बच्ची थी जिसकी तारीफ शिक्षिका करती थी। वह किसी को कैसे मार सकती थी? हालांकि होरेश निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दी में नहीं थे। आखिरकार कुछ चीजें दोनों हाथों से होती हैं। कोई भी बिना किसी कारण के आपके लिए परेशानी खड़ी नहीं करेगा। उन्होंने नव्या की ओर देखा और पूछा, तुमने अपनी सहपाठी को क्यों मारा? क्योंकि मैंने उन्हें मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई करते सुना था, नव्या ने सच कहा और बड़ा चढ़ाकर नहीं बताया। क्या तुमने उसके खिलाफ बुराई की थी? होरेश ने मीनाक्षी और किरण की ओर देखते हुए अपनी भौहें सिकुड़ी। होरेश का सामना करते हुए वे दोनों अभी भी थोड़ा डरी हुई थीं। वास्तव में वे इतनी घबराई हुई थीं कि झूठ बोलने की हिम्मत भी नहीं कर सकी। और हाँ, मैं बार बार सिर हिलाया। ये सिर्फ बुराई थी, ये शारीरिक हमले जितना गंभीर नहीं था। दोनों ने मन ही मन सोचा। ये देखकर होरेश ने अपने भाव बनाए रखे और आगे नहीं पूछा। आखिरकार वास्तव में क्या हुआ था, ये पूछने का कोई मतलब नहीं था। चूंकि यह बुराई थी, तो यह अंततः कुछ भद्दी बातें ही थीं। उन्होंने मेज पर रखी चाय उठाई और एक घूंट लिया, फिर कहा, यह एक स्कूल है, पढ़ने की जगह। तुम लोग बस मजाक कर रहे हो। होरेश की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन इसने लोगों को असाधारण रूप से सख्त महसूस कराया। बुराई करना और लोगों को मारना वह नहीं है जो तुम छात्रों को करना चाहिए, और तुम सब लड़कियां हो। कितनी शर्म की बात है। होरेश ने फिर डांटा। मीनाक्षी को डर था कि होरेश नव्या को जाने देंगे, इसलिए उसने घबरा कर कहा, डीन होरेश, लेकिन इसने मुझे मारा है। ये सुनकर होरेश की आंखें चौड़ी हो गईं, जिससे मीनाक्षी इतनी डर गई कि उसने अपनी गर्दन पीछे खींच ली। होरेश ने आलोचना की, मुंह का इस्तेमाल करना भी वही बात है। मीनाक्षी और किरण चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रहीं। अगर उन्होंने डीन होरेश को नाराज कर दिया तो किसी का भी अंत अच्छा नहीं होगा। शुरुआत से अंत तक नव्या ने केवल तभी जवाब दिया जब होरेश ने उससे कोई सवाल पूछा। उसने अपना बचाव करने के लिए कुछ नहीं कहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह लंबे समय से डीन होरेश के बारे में सुन चुकी थी। हालांकि उनका गुस्सा बहुत खराब था, वह एक निष्पक्ष व्यक्ति थे। नव्या को लगा कि वह इस मामले को निष्पक्ष रूप से संभालेंगे। अगर होरेश उसे एक अवगुण अंक देते हैं तो सभी को एक अवगुण अंक मिलेगा। होरेश केवल उसे ही अवगुण अंक नहीं देंगे। इसलिए परिणाम चाहे जो भी हो, जब तक वह निष्पक्ष होगा, वह उसे स्वीकार कर लेगी। अनुशासनात्मक कार्यालय में एक पल के लिए चुप्पी छा गई। होरेश सोच रहे थे कि उन्हें इस मामले से कैसे निपटना चाहिए। आखिरकार नव्या ने किसी को मारा था और उसने बहुत ध्यान आकर्षित किया था। प्रभाव अच्छा नहीं था। हालांकि वह आमतौर पर शरारती लड़कों से निपटते थे। अब जब दोनों पक्ष लड़कियां थीं, तो वह कठोर होने से कतरा रहे थे।
अगर उन्हें अवगुण अंक मिलते हैं तो यह उनकी भविष्य की पढ़ाई को प्रभावित करेगा। खासकर नव्या की कठिन पृष्ठभूमि और कड़ी मेहनत को देखते हुए उसके रिकॉर्ड पर कोई दाग लगना उचित नहीं था। अंत में होरेश ने उन्हें एक मौका देने का फैसला किया। उन्होंने अपनी आवाज नरम की और ईमानदारी भरे लहजे में बोले, हालांकि तुम लोगों ने कुछ गलत किया, मैं एक अविवेकी व्यक्ति नहीं हूं। चूंकि यह तुम्हारी पहली गलती है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। चूंकि दोनों पक्ष गलती पर हैं, इसलिए तुम्हें एक दूसरे से माफी मांगनी चाहिए। जैसे ही उन्होंने कहा, होरेश की निगाहें कुछ लोगों के चेहरों पर घूमी और फिर मीनाक्षी और किरण पर टिक गईं। तुम दोनों सीनियर हो, इसलिए उदार बनो और पहले अपनी जूनियर से माफी मांगो। मीनाक्षी, क्या कुछ गड़बड़ थी? उसे थप्पड़ मारा गया था और वह भी उसके चेहरे पर। वह पहले माफी कैसे मांग सकती थी? किरण, मेरा इससे क्या लेना देना? मैं तो गवाही देने आई हूं। मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? दोनों के चेहरे पर हैरान करने वाले भाव थे, लेकिन वे स्वाभाविक रूप से अपने दिल में अनिच्छुक थीं। होरेश जानते थे कि वे अनिच्छुक हैं, लेकिन अवगुण अंक पाने की तुलना में ये सिर्फ एक माफी थी। यह ऐसा नहीं था कि वे मांस का एक टुकड़ा खो देंगी। इसके अलावा वह पहले ही उन पर दया दिखा चुके थे। माफी तो सजा भी नहीं थी। नव्या भी उनकी ओर मुड़ी, उनका इंतजार कर रही थी कि वे उससे माफी मांगें। मीनाक्षी और किरण थोड़ी देर तक हिचकिचाईं, लेकिन अनिच्छुक होते हुए भी उन्होंने डीन होरेश के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की। दोनों ने कुछ देर संघर्ष किया और नव्या की ओर मुड़ी, लेकिन जैसे ही वे झुकने वाली थीं, कार्यालय का दरवाजा अचानक बाहर से धकेल दिया गया। नाना, एक सूट पहने हुए आदमी अंदर भागा। सभी चौंक गए। बिना दस्तक दिए अंदर घुसने की इस तरह की हरकत से होरेश और भी नाराज थे। उनका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। पिताजी, आप यहाँ क्यों हैं? जब उसने देखा कि वह कौन है, तो मीनाक्षी चौंक गई। वह समझ नहीं पाई कि उसके पिता अचानक स्कूल में क्यों आ गए। हर्षित ने मुझे फोन किया और कहा कि तुम्हें स्कूल में मारा गया है। मीनाक्षी के पिता का नाम दिनेश था। वह पतला था और उसकी लंबाई 6 फुट 3 इंच थी। मीनाक्षी का लंबा कद जाहिर तौर पर उसे अपने पिता से विरासत में मिला था। जिस हर्षित का जिक्र दिनेश ने किया, वह मीनाक्षी का सहपाठी था। दोनों के माता पिता भी दोस्त थे। हर्षित भी पहले आसपास खड़े छात्रों में से था। जब उसने देखा कि मीनाक्षी को साल 1 की जूनियर लड़की पीट रही है, तो उसने जल्दी से दिनेश को रिपोर्ट कर दिया। दिनेश, जो स्कूल तक भागते हुए आए थे, उन्हें अपनी बेटी का सूजा हुआ चेहरा देखकर दिल में दर्द हुआ। हालांकि वह और भी ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने अपनी बेटी को बचपन से ही लाड़ प्यार किया था और कभी भी उस पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं की थी। आखिरकार उसे स्कूल में पीटा गया। मीनाक्षी को भी एहसास हुआ कि उसके पिता आसपास हैं। वह उसका साथ देंगे। उसे माफी मांगने को कहें। सपने देखना बंद करो। दक्षिण बस्ती की एक गरीब लड़की को क्या हक था कि वह उसके सामने झुककर माफी मांगे? पिताजी, इसने मुझे मारा है। मीनाक्षी ने नव्या की ओर इशारा किया। ये जानते हुए कि उसके पिता उसका पक्ष लेंगे, उसने दुखी होकर रोना शुरू कर दिया। उसकी आंखें लाल थीं। इसने मुझे 3 थप्पड़ मारे। मेरा चेहरा सूजा हुआ है और अभी भी दर्द हो रहा है। दिनेश ने तुरंत अपना सिर घुमाया और अपनी बेटी के हाथ का पीछा करते हुए नव्या को देखा। नव्या ने भी सिर उठाया और बिना किसी डर के उनकी आंखों में देखा। उसकी आंखें साफ थीं, बिना किसी अशुद्धि के, और डर का कोई निशान नहीं था। उसकी निगाहें दिनेश से पूछ रही थीं, क्या बात है? नव्या की निगाहों ने दिनेश को नाराज कर दिया। हालांकि वह अभी भी एक वयस्क थे और अपने भावनाओं को नियंत्रित कर सकते थे। भले ही वह गुस्से में थे, वह वास्तव में एक 14 साल की लड़की को सबक नहीं सिखा सकते थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि कोई और समाधान नहीं था। उन्हें अपनी बेटी का बदला लेना ही था। उसी क्षण होरेश ने हल्के से खांसा और दिनेश को उनकी असभ्य हरकत के लिए नाखुशी से देखा। ये केवल छात्रों के बीच का विवाद है। मैंने पहले ही उनकी आलोचना और उन्हें शिक्षित कर दिया है। बच्चे अभी भी छोटे हैं, इसलिए वे अनिवार्य रूप से गलतियां करेंगे। अगर ऐसी छोटी सी बात के कारण उन्हें अवगुण अंक मिलते हैं, तो यह अनिवार्य रूप से उनकी भविष्य की पढ़ाई को प्रभावित करेगा। इसलिए मैंने उन्हें अभी एक दूसरे से माफी मांगने के लिए सहमत कराया था। इसे सुलह माना जा सकता है। होरेश अभी भी एक शिक्षक की स्थिति में थे और दोनों पक्षों को बात करने का मौका देना चाहते थे। हालांकि जब दिनेश ने होरेश की बातें सुनी, तो वह एक भी शब्द से सहमत नहीं हुए। उनके होठों के कोनों पर एक मुस्कान आ गई और उन्होंने उपहास किया। शिक्षक, मेरी बेटी को पीटा गया और यह बस एक साधारण माफी होगी। और एक दूसरे से? क्या आप मजाक कर रहे हैं? होरेश जानते थे कि एक पिता के रूप में इस माता पिता को कैसा महसूस हो रहा होगा, इसलिए वह उनकी अभद्र आवाज पर गुस्सा नहीं हुए। उन्होंने बस उन्हें याद दिलाया, लेकिन यह मामला इसलिए शुरू हुआ क्योंकि आपकी बेटी ने लोगों को कोसना शुरू कर दिया था। दोनों पक्ष गलती पर हैं। दिनेश ने हार नहीं मानी। उन्होंने होरेश की ओर देखा और तर्क दिया, लेकिन गलतियां छोटी और बड़ी होती हैं। जैसा कि आपने कहा, छात्रों के लिए कुछ मौखिक विवाद होना सामान्य है, लेकिन किसी को मारना अलग है।
ये हिंसा है, इसकी तुलना कोसने से कैसे की जा सकती है। होरेश ने ठंडे बस्ते में पलटवार किया, शब्दों की हिंसा भी हिंसा है। कभी कभी लोगों को होने वाली क्षति शारीरिक हिंसा से ज्यादा गहरी होती है। अगर आप किसी को अवगुण अंक देना चाहते हैं तो हर उस व्यक्ति को अवगुण अंक मिलेगा जो गलत है। दिनेश को कुछ मजेदार सुनाई दिया और उन्होंने फिर से उपहास किया। अगर मेरी बेटी को अवगुण अंक मिलता है तो उसे निष्कासित होना पड़ेगा। उन्होंने नव्या की ओर इशारा किया। होरेश के बोलने का इंतजार किए बिना दिनेश ने आगे कहा, आज आपके स्कूल को मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा। मेरी बेटी को स्कूल में पीटा गया है। अगर आप इस मामले को नहीं सुलझाते हैं तो मैं इस मामले को शांत नहीं होने दूंगा। ये कहकर उन्होंने नव्या को दुर्भावनापूर्ण तरीके से देखा और जोड़ा, इस तरह के छात्र को निष्कासित कर देना चाहिए। होरेश को इस तरह के तर्कहीन माता पिता सबसे ज्यादा नापसंद थे। हालांकि किसी को मारने की प्रकृति खराब थी, यह अभी भी छात्र का पहला अपराध था और उन्हें अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देना था। हर बार जब वह अपना मुंह खोलते थे तो छात्र को निष्कासित करना चाहते थे। उन्होंने दूसरों की भावनाओं पर विचार नहीं किया और केवल खुश होना चाहते थे। नव्या चुप रही, जिससे होरेश ने मन ही मन सिर हिलाया। जब आप गलती करते हैं तो ऐसा ही होना चाहिए। आपको बहादुरी से स्वीकार करना चाहिए, बहस नहीं करनी चाहिए, रोना नहीं चाहिए और कमजोर नहीं होना चाहिए। आपको रीढ़ की हड्डी दिखानी चाहिए और जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दिनेश और मीनाक्षी की तुलना में उनके दिल में तराजू पहले ही नव्या की ओर झुक चुका था। उस तरह से होरेश को एक ऐसे छात्र के लिए खड़ा होना पड़ेगा जो अपनी गलतियों को सुधारना जानता था। लेकिन इससे पहले कि वह बोल पाते, कार्यालय के दरवाजे पर दस्तक हुई। होरेश एक पल के लिए रुके, फिर आगे कहा, कृपया अंदर आइए। दरवाजा खुला। जयंत हवाई चप्पलें और शॉर्ट्स पहने हुए थे। उन्होंने एक सफेद टी शर्ट और धूप का चश्मा पहना था। इस क्षण नव्या के चेहरे पर आखिरकार स्पष्ट भाव परिवर्तन हुआ। उसकी आंखें चौड़ी खुली हुई थीं। अगर वह कुछ और ताकत का इस्तेमाल करती तो उसकी आंखें बाहर निकल जाती। वह यहाँ क्यों है? नहीं, वह यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं, वह यहाँ क्यों है? नव्या के सिर पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था। जयंत का अचानक आना उसे हैरान कर गया। जब जयंत ने उसका भाव देखा तो उसकी आंखों में अनजाने में एक उपलब्धि और खुशी की भावना भर गई। यह ऐसा था जैसे नव्या का भाव जितना ज्यादा अतिरंजित होगा वह उतना ही ज्यादा खुश होगा। छोटी लड़की, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। क्या तुम प्रभावित हो? इस विचार के साथ जयंत आराम से कार्यालय में चले गए। मीनाक्षी और किरण ने भी जयंत को पहचान लिया। क्या ये वह हैंडसम लड़का नहीं था जिसने दोपहर के भोजन में कैफेटेरिया में सनसनी मचाई थी? दोनों ने जयंत के असाधारण रूप से हैंडसम चेहरे को देखा और एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं। वे उनसे अपनी आंखें नहीं हटा सकीं। दोपहर के भोजन में उन्होंने केवल दूर से देखा था। अब जब वे इतने करीब थीं, तो वह और भी ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। बहुत शानदार। उनका मोहित मन उनके दिल में जोर जोर से चिल्ला रहा था। जब नव्या होश में आई तो उसने अपना हैरान करने वाला रूप बनाए रखा। हालांकि उसकी आंखें जयंत पर टिकी हुई थीं, ये सोच रही थी कि वह क्या करने वाले हैं। सबकी निगाहों के नीचे जयंत नव्या के बगल में चले गए। फिर उन्होंने धीरे से नव्या के कान में झुका और एक आवाज में फुसफुसाए जिसे केवल वे दोनों ही सुन सकते थे, क्या मैंने नहीं कहा था कि हमारा भाग्य जुड़ा हुआ है? कितना संयोग है, हम फिर से मिले। संयोग, मेरा गधा। नव्या ने अपने भाव को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन वह अपने दिल में जयंत को कोस रही थी। उसने आज क्या किया था? वह हर जगह क्यों थे? होरेश ने अपने नाक के पुल पर चश्मा समायोजित किया। वह जयंत की पहचान को लेकर उत्सुक थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह नव्या के अभिभावक थे। वह मन ही मन बुदबुदाए। ये वास्तव में अजीब था। उनमें से कुछ उसके साथ अनुशासनात्मक कार्यालय तक आए थे। इन बच्चों के माता पिता को कैसे पता चला? क्या तुम नव्या के भाई हो? होरेश ने पूछने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया। जयंत अपनी शुरुआती 20 की उम्र में लग रहे थे। वह उसके पिता नहीं हो सकते थे। ये सुनकर जयंत मुस्कुराए और लापरवाही से अपना धूप का चश्मा उतारा। उन्होंने होरेश से कहा, नमस्ते शिक्षक। मैंने सुना कि हमारी नव्या स्कूल में मुसीबत में पड़ गई, इसलिए मैं यहाँ देखने आया हूँ। जैसे ही उन्होंने कहा, वह कार्यालय में मौजूद लोगों पर नजर डालने से खुद को रोक नहीं पाए। फिर उन्होंने भौहें सिकुड़ी और सिर झुकाकर पूछा, मुझे आश्चर्य है कि क्या हुआ? जयंत सीधे मुद्दे पर आ गए, लेकिन उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया कि वह नव्या के भाई थे। वह इस लड़की का भाई नहीं बनना चाहते थे। नव्या ने उन्हें घूर कर देखा। उन्होंने अभी क्या कहा? हमारी नव्या। उन्होंने ये भी इतने स्वाभाविक रूप से कहा। ये हमारा कब बन गया? कितना बेशर्म। हालांकि नव्या आग बबूला नहीं हो सकती थी। जयंत क्या करना चाहते हैं, ये पता लगाने से पहले उस सावधानीपूर्ण अनुबंध के कारण सीधे उनका विरोध करना अच्छा नहीं होगा। चूंकि माता पिता आ गए थे, होरेश अकेले नहीं बैठ सकते थे। उन्होंने तुरंत जयंत और दिनेश को बुलाया। चूंकि संवाद करने के लिए दोनों पक्षों के बड़े हैं, सभी को पहले बैठना चाहिए।
शांत हो जाओ और समस्या को शांति से हल करो। जब दिनेश ने ये सुना तो उन्होंने जयंत को देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। उन्होंने तुरंत ठंडी सांस ली और कार्यालय में सोफे पर बैठने के लिए घूम गए। जयंत ने फिर से आधी मुस्कान पहनी। कोई भी उनके वर्तमान मूड को नहीं बता सकता था। जब सभी बैठ गए तो दिनेश पहला कदम उठाना चाहते थे। उन्होंने जयंत की ओर देखा और कहा, मेरी बेटी को इसने पीटा है। मैं चाहता हूं कि स्कूल इसे निष्कासित कर दे। जिस क्षण उन्होंने अपना मुंह खोला, उन्होंने घमंड से और बिना किसी बातचीत के लिए जगह छोड़े बात की। ये स्पष्ट था कि वह इस मामले को तभी शांत होने देंगे जब स्कूल नव्या को निष्कासित कर देगा। मीनाक्षी और किरण दिनेश के बगल में बैठी थीं, लेकिन वे अब यह नहीं सुन सकती थीं कि दिनेश क्या कह रहे थे। वे नव्या के साथ अपने झगड़ों की परवाह नहीं कर सकती थीं। उनकी आंखें जयंत पर टिकी हुई थीं और वे किसी और चीज की परवाह नहीं कर रही थीं। होरेश ने कुछ और नहीं कहा। वह सब कुछ कह चुके थे जो वह कह सकते थे, लेकिन मीनाक्षी के पिता नहीं सुनेंगे। अब जब नव्या के भाई यहाँ थे, ये भी अच्छा था। अगर दोनों परिवार शांति से इस मामले को हल कर सकते हैं तो उन्हें कोई चिंता नहीं होगी। ये सुनकर जयंत की निगाहें मीनाक्षी के चेहरे पर पड़ीं। ये स्पष्ट था कि यह वही लड़की थी जिसे नव्या ने थप्पड़ मारा था। उसके गाल सूजे हुए और लाल थे। जयंत ने लापरवाही से दिनेश की ओर देखा और एक आकस्मिक लहजे में कहा, क्या उसे निष्कासित करना थोड़ा ज्यादा गंभीर नहीं है? चूंकि उसने किसी को मारा है, हम बस तुम्हें मुआवजा देंगे। एक कीमत बताओ। जिस क्षण जयंत ने अपना मुंह खोला, वह ऐसे लगे जैसे वह अमीर और अद्भुत हों। नव्या आपत्ति करना चाहती थी। उन्हें मुआवजा क्यों देना चाहिए? वे मार मांग रहे थे। उनके माता पिता ने उन्हें ठीक से नहीं सिखाया, इसलिए उसने बस उन्हें सिखाया कि कैसे व्यवहार करना है। हालांकि जैसे ही उसने ये सोचा, जयंत ने चुपके से उसे दबा दिया। जयंत ने झुककर फुसफुसाया, मैं भुगतान करूंगा। नव्या, भाई, इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कौन भुगतान करता है, ठीक है? ये सिद्धांत का मामला है। आप बुराई को बढ़ावा दे रहे हैं। नव्या ने उसकी नकल की और फुसफुसाया, अगर लोगों को पता चला कि अगर वे मुझे कोसेंगे तो उन्हें पैसे मिलेंगे, तो क्या मेरा हर दिन पीछा नहीं किया जाएगा और कोसा नहीं जाएगा? जब जयंत ने ये सुना तो उनकी गहरी आंखों में तुरंत एक मुस्कान आ गई। उन्होंने नव्या की ओर देखा। उनके भाव से लग रहा था कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम बस उन्हें मार सकती हो। मैं भुगतान करूंगा। नव्या, क्या ये व्यक्ति मूर्ख था? दोनों के बीच छोटे से बातचीत और आंखों के संपर्क ने वास्तव में दिनेश की आंखों को चोट पहुंचाई, जिससे उन्हें नीचा दिखाए जाने की हार की भावना महसूस हुई। उन्होंने सीधे उनके विचारों के आदान प्रदान और फुसफुसाहट को बाधित किया। उन्होंने जयंत को एक अमीर और दबंग लहजे में देखा और कहा, मुआवजा? क्या मैं ऐसा लगता हूं जिसे पैसे की कमी है? मैं आज स्कूल से इसे निष्कासित करवा दूंगा। जयंत ने मुस्कान के साथ दिनेश के चिढ़ने वाले भाव को देखा। यह ऐसा था जैसे वह एक गुस्से वाले बंदर को प्रदर्शन करते हुए देख रहे हों। अंत में उन्होंने हल्के से सिर हिलाया। तुम्हें पैसे की कमी नहीं है? फिर तुम किस कंपनी से हो? मुझे इसके बारे में बताओ ताकि मैं अपना ज्ञान बढ़ा सकूं। जैसे ही उन्होंने कहा, जयंत की आंखों में भाव बदल गया। जो लोग उन्हें नहीं जानते थे वे यह महसूस नहीं कर पाएंगे कि वह अपना गुस्सा खोने की कगार पर थे, लेकिन जो लोग उन्हें अच्छी तरह से जानते थे, वे जानते थे कि हालांकि युवा मालिक जयंत का परिवर्तन सूक्ष्म और पता लगाने में मुश्किल था, यह इंगित करता था कि कोई व्यक्ति पीड़ित होने वाला था। और परिणाम बहुत गंभीर थे। जब दिनेश ने यह सुना तो वह उपहास से हंसे। उन्होंने अपना सिर थोड़ा उठाया और एक श्रेष्ठ रवैये के साथ उन्हें नीचे देखा। क्या तुमने ब्लू सी निर्माण सामग्री के बारे में सुना है? दिनेश देवपुरी में एक निर्माण सामग्री कंपनी के प्रभारी थे। भूमि उद्योग के विकास के कारण इसने निर्माण सामग्री उद्योग के उदय को भी जन्म दिया। दिनेश की ब्लू सी निर्माण सामग्री ने भूमि उद्योग के प्रभाव को उधार लेकर कुछ ही वर्षों में अपना नाम बना लिया था। पिछले 2 वर्षों में उन्होंने देवपुरी के रियल एस्टेट उद्योग में अग्रणी कंपनी अर्जुन समूह के साथ सहयोग किया था। हालांकि उन्होंने अभी तक गहरे संबंध नहीं बनाए थे, यह एक अच्छा संकेत था। दिनेश की कुल संपत्ति करोड़ों रुपए में थी। इस गति के साथ उनकी कुल संपत्ति का 100 करोड़ रुपए से अधिक होना केवल समय की बात थी। भले ही मीनाक्षी की पारिवारिक पृष्ठभूमि की तुलना प्रिया से नहीं की जा सकती थी, जो एक प्रतिष्ठित परिवार से थी, यह अभी भी सरस्वती विद्या मंदिर जैसे स्कूल में औसत से ऊपर थी। जयंत ने स्वाभाविक रूप से ब्लू सी निर्माण सामग्री के बारे में पहले सुना था। उन्होंने अपनी भौहें उठाने और सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाए। इस मूर्ख के पास अहंकार करने के लिए कुछ पूंजी थी। जयंत के भाव को देखकर दिनेश जानते थे कि जयंत ने उनकी कंपनी के बारे में सुना था। तुरंत उन्हें गर्व महसूस हुआ। अगले ही सेकंड जयंत ने अचानक अपना फोन निकाला। इसे चालू करने के बाद उन्होंने जल्दी से एक नंबर ढूंढा और उसे डायल किया। सचिव वर्मा, देवपुरी में ब्लू सी निर्माण सामग्री नामक एक कंपनी है। मैं आधे घंटे के भीतर इस कंपनी के दिवालिया होने की खबर सुनना चाहता हूं। ये कहकर जयंत ने फोन काट दिया।
दिनेश के स्तब्ध भाव को न देखते हुए जयंत सोफे पर आलस्य से झुके नव्या की ओर देखा और कुछ हद तक गर्व भरे लहजे में कहा, ये सब तुम्हारी वजह से है कि मैंने दोपहर का भोजन भी नहीं खाया। नव्या अवाक थी। मेरा इससे क्या लेना देना है? ये सब इसलिए है क्योंकि तुम बहुत नाक वाले हो। दिनेश होश में आए और सोफे से एक आवाज के साथ खड़े हो गए। उन्होंने जयंत को देखा और चिल्लाया, तुम्हारे उन शब्दों का क्या मतलब था? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरह डरा सकते हो? मीनाक्षी और किरण अब जयंत के हैंडसम चेहरे की प्रशंसा करने की परवाह नहीं कर सकती थी। उन्होंने अभी फोन पर क्या कहा? क्या वह ब्लूसी निर्माण सामग्री को दिवालिया करना चाहते थे? जयंत ने उपहास के भाव से दिनेश की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराए। मैं तुम्हें डरा रहा हूं या नहीं, तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। केवल नव्या ही जयंत की क्षमता को स्पष्ट रूप से समझती थी। एशिया के शीर्ष वित्तीय समूह एक पल में एक निर्माण सामग्री कंपनी को आसानी से नष्ट कर सकते थे। हालांकि नव्या अभी भी थोड़ी हैरान थी। उसके लिए जयंत ने ऐसा कुछ किया था। उनका मकसद क्या था? लेकिन युवा मालिक जयंत के काम करने का ये तरीका था जिसे कोई समझ या अनुमान नहीं लगा सकता था। उन्हें ऐसा करना पसंद था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। उनसे मत पूछो क्यों, कोई कारण नहीं था। हालांकि दिनेश को विश्वास नहीं था कि 20 के दशक का एक आदमी इतना सक्षम हो सकता है। वह खुद को डर महसूस करने से रोक नहीं पाए। एक अदृश्य डर ने उन्हें घेर लिया जिससे वह स्थिर नहीं बैठ पाए। जैसे ही उनके पतलून की जेब में फोन बजा, दिनेश हिल गए और अपना अभिमानी रूप खो दिया। जब जयंत ने ये देखा तो उनके मुंह के कोने पर एक उपहास का निशान दिखाई दिया। जब उन्होंने कॉल उठाया तो दिनेश की निगाहें जयंत पर पड़ीं। हालांकि जब उन्होंने कॉल की सामग्री सुनी तो उनका शरीर ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक अथाह खाई में गिर गया हो। उन सभी कंपनियों ने जिन्होंने उनके साथ सहयोग किया था, उन्होंने एक ही समय में सहयोग खत्म करने का प्रस्ताव रखा। आपूर्ति चैनल आपूर्ति रोकने के लिए जुर्माना शुल्क का भुगतान करने को तैयार थे। ये सब जयंत के कॉल के बाद हुआ। दिनेश ऐसा झटका सहन नहीं कर सके। उनका शरीर ढीला पड़ गया और वह लगभग सोफे से गिर गए। जयंत, दूसरी ओर, उन्हें ऐसे देखा जैसे कुछ नहीं हुआ हो। वह मुस्कुराए और मासूमियत से कहा, क्या अब तुम्हें पैसे की कमी है? एक कीमत बताओ। दिनेश का दिमाग चकरा गया था। एक पल में उनके शरीर की ताकत निकल गई। उनकी आंखें खाली थीं और वह लंबे समय तक होश में नहीं आ पाए। मीनाक्षी डर से बाहर निकल गई थी। क्या इस व्यक्ति के शब्द सच हो गए? उनका परिवार दिवालिया हो गया। पिताजी, पिताजी, क्या हुआ? मीनाक्षी ने दिनेश की बांह पकड़ी और रोई। दिनेश ने असहाय होकर चारों ओर देखा और धीरे धीरे खड़े हो गए। हालांकि उनका शरीर एक हिलती हुई विलो शाखा की तरह था। एक पल के लिए वह भूल गए कि उनकी बेटी को पीटा गया था। वह भूल गए कि जयंत ने उन्हें एक कीमत बताने के लिए कहा था। उनके दिमाग में केवल दो शब्द थे, ये खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। उसी क्षण उन्होंने चीजों के बारे में सोचने की क्षमता खो दी थी। उनकी लाखों की संपत्ति एक पल में इस्तेमाल हो गई। यह ऐसा था जैसे वह भ्रम में जागे और महसूस किया कि उनके पास कुछ भी नहीं था। जब नव्या ने दिनेश को इस तरह देखा तो वह भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाई। हालांकि यह व्यक्ति घृणित था, ये सजा उसके लिए बहुत गंभीर थी। ये केवल उसके और मीनाक्षी के बीच एक विवाद था और यह मीनाक्षी के परिवार की गलती नहीं थी। जयंत के फोन कॉल ने वास्तव में ब्लूसी को दिवालिया कर दिया था। नव्या एक नर्म दिल वाली व्यक्ति नहीं थी, लेकिन दिनेश ने आज जो कुछ भी हासिल किया था उसके लिए उन्होंने कई सालों तक कड़ी मेहनत की होगी। ये सब सिर्फ इस वजह से खोना अफसोसजनक होगा। नव्या जयंत से स्थिति को बदलने के लिए कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वह बोल पाती, दिनेश पहले ही निराश होकर अनुशासनात्मक कार्यालय से बाहर निकल चुके थे। पिताजी, मीनाक्षी ने घबराकर चिल्लाया और तेजी से उनके पीछे भागी। किरण स्वाभाविक रूप से उनके पीछे चली गई। शब्द उसके गले में अटक गए थे। एक पल में केवल वह, जयंत और डीन होरेश ही कार्यालय में बचे थे। जयंत ने अपनी भौहें थोड़ी उठाईं और धीरे से आह भरी। लगता है मामला हल हो गया है। फिर वह खड़े हो गए और डीन होरेश से कहा, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद, शिक्षक। मैं नव्या को ले जाता हूँ। डीन होरेश अभी भी सदमे में थे। यह जवान आदमी आखिरकार कौन था? वह वास्तव में केवल एक फोन कॉल से इतना अद्भुत काम कर सकता था। लेकिन यह मामला पहले ही दोनों छात्रों के झगड़ों से ज्यादा हो गया था और यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह मध्यस्थता कर सकते थे। शुरुआत से अंत तक उनका केवल एक ही लक्ष्य था और वह नव्या को निष्कासित न होने देना था। जहां तक दिनेश की कंपनी का सवाल है, हालांकि यह मामला उनके दायरे से बाहर था, यह अब उनका व्यवसाय नहीं था। अंत में ये सब दिनेश की गलती थी। अनुशासनात्मक कार्यालय से बाहर आते हुए नव्या आगे चल रही थी जबकि जयंत हवाई चप्पलों में उसके पीछे चल रहे थे। नव्या की पीठ पतली और कमजोर थी। उसके चमकदार काले बाल उसके सिर के पीछे एक मजबूत और साफ पोनीटेल में बंधे हुए थे। हालांकि उसकी पीठ एक कड़वी आभा बिखेरती हुई लग रही थी। अरे! जयंत खुद को बुलाने से रोक नहीं पाए। नव्या अपने रास्ते पर रुक गई।
मुड़कर नव्या ने सूरज की रोशनी में सिकुड़ी हुई आंखों से उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर गुस्से वाला भाव था। उसने सवाल किया, जयंत, तुम आखिर क्या चाहते हो? जयंत ने शरारती ढंग से सिर हिलाया और मुस्कान के साथ नव्या की ओर देखा। क्या तुम मेरी मदद के लिए धन्यवाद करना नहीं जानती? तुम्हें किसने कहा था कि तुम दूसरों के मामलों में दखल दो? नव्या ने जयंत को घूर कर देखा और उनके बीच की दूरी को कम करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया। उसने जयंत को घूर कर देखा और कहा, और क्या तुम जानते हो कि यह सब तुम्हारी वजह से है? तुम्हें अचानक स्कूल आने के लिए किसने कहा? मुझे बस यह मजेदार लगता है। जयंत ने मुंह बनाया और वास्तव में प्यारा दिखने की कोशिश की। नव्या। अचानक नव्या को एहसास हुआ कि यह व्यक्ति सामान्य रूप से संवाद नहीं कर सकता था। नव्या वास्तव में मौके पर ही उसका सिर खोलकर देखना चाहती थी कि उसके दिमाग की संरचना कैसी थी। नव्या का भाव देखकर जयंत की आंखों में मुस्कान और बड़ी हो गई। अंत में उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें उस पर दया आ रही है? ये सुनकर नव्या बचकर निकल गई। वह जानती थी कि दिनेश कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिस पर दया की जानी चाहिए। उसे केवल इतना महसूस हुआ कि उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये सजा बहुत गंभीर थी। भले ही नव्या ने कुछ नहीं कहा, जयंत जानते थे कि वह क्या सोच रही थी। वह तुरंत हंसे। अगर ये दर्द नहीं करता या खुजली नहीं करता, तो इसे सजा नहीं माना जाता। ये सुनकर नव्या ने अपना चेहरा उठाया। उसकी त्वचा सूरज की रोशनी में चमक उठी, लेकिन उसकी आंखों में एक जलती हुई हठधर्मिता थी। मैं तुम्हारे काम करने के तरीके पर टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन अंत में तुमने यह मेरे लिए किया, इसलिए मुझे तुमसे असहमत होने का अधिकार है। नव्या के गंभीर भाव को देखकर जयंत अचानक हंसे और सीधे कहा, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं किया। ये केवल मेरी खुशी के लिए था। नव्या का चेहरा अकड़ गया। ये जयंत बस उसका दुश्मन था। दुनिया में उसके जैसा कोई कैसे हो सकता है? उसे बहुत पहले ही देख लेना चाहिए था। शुरुआत से ही वह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे केवल अपनी भावनाओं की परवाह थी और केवल वही करता था जो वह चाहता था। जिस क्षण उसने बिना किसी कारण के उसकी मां को याओची का महाप्रबंधक बनाया, उसे देख लेना चाहिए था। नव्या ने अपने होंठ भींचे, लेकिन उसे जवाब देने के लिए कोई उपयुक्त शब्द नहीं मिला। जयंत के हैंडसम चेहरे को देखकर नव्या ने आखिरकार अपने दांत भींचे और दो शब्द थूक दिए, तुम जीत गए। ये कहकर वह मुड़ी और बिना पीछे देखे तेजी से चली गई। जयंत बहुत अच्छे मूड में थे। उन्होंने नव्या की पीठ पर चिल्लाया, अरे, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। क्या तुम मुझे खाना नहीं खिलाओगी? नव्या ने बिना पीछे देखे अपना हाथ हिलाया। जाओ, कचरा खाओ। ये सुनकर जयंत नाराज नहीं हुए, बल्कि उनकी मुस्कान खासकर चमकदार थी। यह ऊपर के सूरज से भी ज्यादा चमकदार थी। नव्या कक्षा में वापस आई। दोपहर का पहला पाठ समाप्त हो चुका था। तुम कहाँ गई थी? तुमने सूर्यदेव की कक्षा को छोड़ने की हिम्मत कैसे की? प्रिया ने जल्दी से नव्या को खींचा और पूछा। शिवानी भी करीब आई। उन्होंने दोपहर में बहुत सारी अफवाहें सुनी थीं। ये देखकर कि नव्या अच्छी नहीं लग रही थी, वे चिंता किए बिना नहीं रह सकी कि क्या वह उन अफवाहों से प्रभावित थी और इस प्रकार पहला पाठ चूक गई। नव्या, क्या तुम ठीक हो? शिवानी ने चिंता से पूछा। उसने अफवाहों का जिक्र करने की हिम्मत नहीं की। नव्या नहीं चाहती थी कि उसकी दोस्त चिंता करें, इसलिए वह मुस्कुराई और सिर हिलाया। ठीक है, डीन होरेश ने मुझे चाय पीने के लिए आमंत्रित किया था। मैं बाद में सूर्यदेव को समझा दूंगी। डीन होरेश। प्रिया चौंक गई। वह अनुशासनात्मक मास्टर थे, पूरे स्कूल में सबसे डरावने व्यक्ति। क्या हुआ? तुम किस मुसीबत में पड़ गई? प्रिया ने अपनी आवाज धीमी की और पूछा। नव्या जानती थी कि इस मामले को छिपाया नहीं जा सकता, लेकिन वह समझाना नहीं चाहती थी। बस जयंत के चेहरे के बारे में सोचकर उसका सिर दर्द कर रहा था। प्रिया, पूछना बंद करो। नव्या जो कहना चाहती है, वह अपने आप साझा करेगी। शिवानी ने प्रिया के कपड़े खींचे और धीमी आवाज में कहा। प्रिया ने सिर हिलाया और नव्या की ओर देखा। उसने कहा, ओह हाँ, नव्या, मैं आज दोपहर गणित ओलंपियाड के लिए नामों की सूची संकलित कर रही थी। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम भाग लेने वाली हो? तुम आज दोपहर वापस नहीं आई, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम लिखवा दिया। नव्या ने सिर हिलाया और पूछा, और किसने नाम लिखवाया है? वरुण और गौरव। ये कहने के बाद प्रिया अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं पाई। और ईशा। प्रिया का भाव देखकर नव्या हंसे बिना नहीं रह सकी। वरुण को छोड़कर प्रिया इस कक्षा में ईशा को सबसे ज्यादा नापसंद करती थी। शायद इसलिए कि उनके बीच चुंबकीय क्षेत्र सही नहीं था। भले ही ईशा ने उसे कभी नाराज नहीं किया था, प्रिया ने उसे कभी पसंद नहीं किया। क्या तुम दोनों नाम नहीं लिखवाने वाली हो? नव्या ने शिवानी और प्रिया से पूछा। प्रिया ने आह भरी, फिर एक कड़वी मुस्कान दिखाई। मैं भाग लेना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। मुझे दोपहर में स्कूल के बाद प्रोडक्शन टीम में शामिल होना पड़ता है। हाल ही में मेरे पास सप्ताहांत के लिए भी समय नहीं है। नव्या ने समझदारी से सिर हिलाया। हालांकि प्रिया के परिणाम अच्छे थे, उसकी प्राथमिकता अब अपना पहला नाटक पूरा करना था।
शिवानी का भी कड़वा भाव था। मुझे भूल जाओ, मेरा जाना बेकार होगा। वास्तव में शिवानी वास्तव में इसे आजमाना चाहती थी। आखिरकार कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए बोनस अंकों का प्रलोभन बहुत ज्यादा था। हालांकि शिवानी केवल कुछ विषयों में अच्छी थी। उसके गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान के ग्रेड आदर्श नहीं थे। जब उसने अच्छा प्रदर्शन किया तो वह औसत से ऊपर स्कोर कर सकती थी, लेकिन ज्यादातर समय वह मुश्किल से ऐसा कर पाती थी। हर परीक्षा में वह हमेशा शीर्ष पर क्यों रैंक करती थी, इसका कारण यह था कि वह अपने कला में पूर्ण अंकों पर भरोसा करती थी ताकि उसके ग्रेड ऊपर आ सकें। हालांकि उसके विज्ञान के परिणाम आदर्श नहीं थे, ये बहुत भयानक नहीं था। नव्या और शिवानी एक दूसरे को सबसे अच्छी तरह से समझते थे। उसकी बातें सुनकर नव्या ने उसे एक सांत्वनापूर्ण मुस्कान दी। शिवानी को अचानक कुछ याद आया और उसने अपने हाथों से ताली बजाई। उसने नव्या की ओर देखा और कहा, ओह हाँ, नव्या, मैं तुम्हें बताना भूल गई। मैंने एक घर खरीदा है। तुमने खरीदा? नव्या खुश हुई। तुमने कौन सी जगह खरीदी? अंकल वकील ने नव्या के परिवार को विध्वंस के बारे में बताया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से, चूंकि नव्या और शिवानी एक साथ बड़े हुए थे और दोनों परिवार हमेशा अच्छे संबंधों में थे, नव्या ने शिवानी को दक्षिण बस्ती के विध्वंस के बारे में बताया और उसे अपने माता पिता को बताने के लिए कहा। जहां तक खरीदना है या नहीं, वह उनका फैसला होगा। लेकिन उन्होंने वास्तव में खरीदा। घंटाघर क्षेत्र, शिवानी ने धीमी आवाज में कहा, पहले हमारा परिवार इतना पैसा नहीं निकाल सकता था। इसके अलावा मेरे माता पिता निश्चित नहीं थे कि विध्वंस का मामला असली है या नकली। लेकिन फिर कुछ समय पहले मेरे पिताजी अंकल वकील के यहाँ पनीर खरीदने गए थे। जब कोई नहीं था तो उन्होंने पूछने का मौका लिया। अंकल वकील ने कुछ नहीं छिपाया और मेरे पिताजी को सब कुछ बताया। तभी मेरे पिताजी ने इस पर विश्वास किया। ये सुनकर नव्या ने सिर हिलाया। आखिरकार वयस्क हम बच्चों के बीच की बातों पर एक बार में विश्वास नहीं करेंगे, और यह इतना बड़ा सौदा है। लेकिन घर खरीदने के बाद तुम पैसे कमाओगी। एक बार जब दक्षिण बस्ती का विध्वंस हो जाएगा तो संपत्ति की कीमतों में सबसे पहले वृद्धि पड़ोसी घंटाघर क्षेत्र में होगी। अंकल और आंटी का फैसला सही है। अंकल वकील ने भी यही कहा था। शिवानी ने आगे कहा, इसलिए मेरे पिताजी ने मेरे दादाजी और दूसरे चाचा से 1 लाख रुपए उधार लिए। हमारे परिवार की बचत के साथ हमने घंटाघर क्षेत्र के बीच में 80 वर्ग मीटर से ज्यादा का एक पुराना घर खरीदा। वह 1 लाख रुपए से ज्यादा का था। जैसे ही नव्या ने यह सुना, उसने एक मानसिक गणना की। घंटाघर क्षेत्र में संपत्ति की कीमतें ज्यादा नहीं थीं, लेकिन अगर यह केंद्र में स्थित था तो यह सस्ता भी नहीं था। हालांकि यह एक पुराना घर था, 1 लाख रुपए को सस्ता नहीं माना जाता था, लेकिन इसे महंगा भी नहीं माना जाता था। प्रिया एक बार दक्षिण बस्ती में नव्या के घर गई थी। अब भी जब वह इसके बारे में सोचती थी तो उसे लगता था कि वह जगह अविश्वसनीय रूप से जर्जर थी। उन दोनों की बातें सुनकर प्रिया ने सिर हिलाया और सहमत हुई। दक्षिण बस्ती की वह जगह ध्वस्त हो जानी चाहिए। ये बस शहर की उपस्थिति को प्रभावित कर रही है। प्रिया के चेहरे पर गंभीर भाव देखकर नव्या और शिवानी जानते थे कि यह युवा मालकिन उनकी पिछली दक्षिण बस्ती की यात्रा से सदमे में थी। वे एक दूसरे को देखकर जोर से हंसे। उसी क्षण स्कूल के बास्केटबॉल कोर्ट पर वरुण और अन्य लोग दूसरी कक्षाओं के लड़कों के साथ बास्केटबॉल खेल रहे थे। उन्होंने गेंद ली, उसे पास किया, 3 कदम का टेक ऑफ लिया और फिर एक स्लैम डंक किया। उनके आंदोलन सहज और सुरुचिपूर्ण थे, जिससे आसपास की लड़कियां चिल्ला उठीं। बस इतना ही था कि वरुण के चेहरे पर अब उनका सामान्य धूप वाला मुस्कान नहीं था। इसके बजाय उनका चेहरा सीधा था। उनकी आंखें जटिल भावनाओं से भरी थीं और उनके आसपास अवसाद का एक स्पष्ट संकेत था। बास्केटबॉल फेंककर वरुण मुड़े और कोर्ट के किनारे की ओर चले गए। जब वह किसी के पास से गुजरे तो उन्होंने ऐसा काम किया जैसे दूसरा पक्ष मौजूद ही न हो और उनका कंधा उससे टकरा गया। उस व्यक्ति ने भौहें सिकुड़ी और एक अप्रसन्न भाव दिखाया। लेकिन जैसे ही वह गुस्सा करने वाला था, रोहन दौड़कर आया और उसे रोका। रोहन ने माफी मांगते हुए मुस्कुराया और शर्मिंदा होकर कहा, क्षमा करें, वह अच्छे मूड में नहीं है। कृपया उसे माफ कर दें। हालांकि वे एक ही कक्षा में नहीं थे, वे अक्सर कक्षाओं के बीच एक साथ बास्केटबॉल खेलते थे। वरुण का गुस्सा हमेशा अच्छा रहा था और वह हारने पर भी कभी गुस्सा नहीं होते थे। लड़के ने असहाय होकर सिर हिलाया और अपना हाथ हिलाया। रोहन ने वरुण का पीछा किया और स्नेह से वरुण के कंधे पर अपना हाथ रखा। उन्होंने भौहें सिकोड़ी और पूछा, ये काफी होना चाहिए। दुखी होने के लिए क्या है? कोर्ट के किनारे की ओर चलते हुए वरुण ने पत्थर के कदमों से पानी की एक बोतल उठाई और एक बार में आधा पी लिया। उनके माथे पर पतला पसीना चमक रहा था, जिससे वह और भी ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। ये देखकर कि उन्होंने कुछ नहीं कहा, रोहन ने असहाय होकर आह भरी। जब से उन्होंने नव्या और उस हैंडसम लड़के को दोपहर के भोजन में कैफेटेरिया में अचानक आते देखा था, तब से यह बच्चा ऐसा ही था। उन्हें नहीं पता था कि क्या गलत हुआ था। यह अभी भी अज्ञात था कि वे दोनों संबंधित थे या नहीं। भले ही वे थे, वे शायद ही एक युगल हो सकते थे, है ना?
हालांकि वह आदमी हैंडसम था, वह अपनी 20 की उम्र में लग रहा था। उसी क्षण गौरव शौचालय से वापस आया। जब उसने उन दोनों को कोर्ट के किनारे खड़े देखा तो वह तेजी से आगे बढ़ा और उदासीनता से पूछा, तुम अब क्यों नहीं खेल रहे हो? रोहन ने अपने होंठ घुमाए और वरुण की ओर सिर उठाया। ये भाई सिरके के एक टब में भिगो रहा है और अभी तक ठीक नहीं हुआ है। गौरव ने वरुण पर नजर डालने से खुद को रोक नहीं पाया। जब उन्होंने देखा कि वरुण के चेहरे पर अभी भी ठंडा भाव है, तो उन्होंने कहा, तुम ज्यादा सोच रहे हो। सबने आज देखा, नव्या भी उत्साहित नहीं थी। इसका मतलब था कि नव्या उस आदमी के करीब नहीं थी जो आया था। रोहन ने भी सिर हिलाया। सही कहा, प्रिया ठीक उसके बगल में बैठी थी। उसने खुद कहा, नव्या ने उस व्यक्ति पर कभी मुस्कुराया नहीं। ये लगभग काफी है। तुम इतना क्यों जल रहे हो? इसके अलावा, तुम अपनी बात स्पष्ट नहीं कर रहे हो। गौरव और भी ज्यादा तर्कसंगत थे। उन्होंने वरुण से कहा, तुम नव्या के बॉयफ्रेंड नहीं हो। तुम्हें विपरीत लिंग के साथ उसके व्यवहार में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। जब रोहन ने ये सुना तो उन्होंने गौरव की ओर देखा और कहा, वह पहले हस्तक्षेप करना चाहता था। अगर हम दोनों ने दोपहर में उसे रोका नहीं होता तो उसने वास्तव में हस्तक्षेप किया होता। वरुण भी कैफेटेरिया में थे। जब उन्होंने नव्या को उस आदमी से बात करते देखा तो वह खुद को जाकर देखने से रोक नहीं पाए कि क्या चल रहा है, लेकिन रोहन और गौरव ने उन्हें एक ही समय में रोका। उस समय हर कोई नव्या और उस आदमी को देख रहा था और नव्या का भाव शत्रुतापूर्ण था। अगर वरुण अब दौड़कर जाता तो इससे नव्या के लिए और ज्यादा अनावश्यक परेशानी ही होती। वरुण चुप रहे। उन्होंने बोतल खोली और बचा हुआ आधा पानी पी लिया। गौरव ने अपनी भौहें सिकुड़ी और उसे देखा। बहुत देर बाद उन्होंने मंद स्वर में कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम कैफेटेरिया में जो हुआ उसकी वजह से नाराज हो। तुम उस घटना के बाद फैली उन असहनीय अफवाहों की वजह से नाराज हो, है ना? वरुण कदम उठाए बिना रुक नहीं सका। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। ये देखकर गौरव जान गया कि वह सही था। उसने तुरंत रोहन से आंखें मिलाईं। तुम्हें पता नहीं है कि सरस्वती विद्या मंदिर के लोगों का चरित्र कैसा है? ऐसी बात पर गुस्सा करके तुम क्यों जानबूझकर अपनी जिंदगी मुश्किल बना रहे हो? गौरव ने पूछा। रोहन ने भी बगल से कहा, हाँ बिल्कुल। तुम्हें अभी कुछ दिन पहले का अनुभव नहीं है। इन लोगों के पास करने को कुछ नहीं है, ये गपशप के बिना रहना नहीं जानते। बोलते हुए रोहन ने वरुण के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कान के साथ सिर ऊपर उठाया। ठीक है, इन बकवास करने वाले लोगों पर गुस्सा करना बेकार है। उन्हें कुछ ही दिनों में नई बातें मिल जाएंगी और वे आज की बात भूल जाएंगे। गुस्सा मत हो। वरुण के चेहरे के भाव थोड़े शांत हुए। उसने रोहन और गौरव की बातें समझ ली थी, लेकिन उसके दिल में घुटन थी। मुख्य बात यह थी कि इस बार अफवाहें बहुत खराब थीं। वह नहीं जानता था कि नव्या ये सब सुनेगी तो क्या होगा। हालांकि उसके दोनों दोस्त उसे समझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वरुण अपनी मनस्थिति के कारण हमेशा दूसरों को प्रभावित नहीं कर सकता था, इसलिए उसने तुरंत सिर हिलाया। ठीक है, मैं ठीक हूँ। चलो वापस चलते हैं, क्लास शुरू होने वाली है। गौरव ने ये कहते हुए समय देखा। वे शुरू में चिंतित थे कि अफवाहें नव्या को प्रभावित करेंगी। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वे कक्षा में पहुंचे, उन्होंने देखा कि नव्या, जो पहले पीरियड में अनुपस्थित थी, वापस आ चुकी थी। वह प्रिया और शिवानी से बात कर रही थी और वे सब जोर से मुस्कुरा रहे थे। ये देखकर रोहन लाचारी से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने सिर हिलाया और वरुण की ओर देखा। मुझे लगता है कि तुम खुद के लिए परेशानी ढूंढ रहे हो। नव्या पूरी तरह से ठीक है। वह पहले जैसी नहीं है। इस तरह की चीज उसे परेशान नहीं करेगी। गौरव सबसे समझदार था। उसे नव्या के मौन परिवर्तन का एहसास बहुत पहले हो गया था। आज की नव्या उनकी सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। वरुण ने अपने दिल में राहत की सांस ली। जब तक वह अफवाहों को गंभीरता से नहीं लेगी, तब तक अफवाहें उसे चोट नहीं पहुंचा सकती थीं। फिर वे सब आगे बढ़े। रोहन ने तीनों लड़कियों की ओर देखकर पहले कहा, तुम लोग किस बारे में बात कर रही हो? इतनी खुशी से क्यों मुस्कुरा रही हो? जब उन्होंने उन्हें देखा तो तीनों लड़कियों ने मुस्कुराना बंद कर दिया। प्रिया ने कहा, मैं उन्हें प्रोडक्शन टीम की मजेदार बातें बता रही थी। प्रोडक्शन टीम का जिक्र होते ही गौरव को हस्ताक्षरित तस्वीर याद आई। वह प्रिया से कहे बिना नहीं रह सका, ओह, हस्ताक्षरित तस्वीर के लिए धन्यवाद। प्रिया ने ये सुनकर तुरंत ऐसा भाव दिखाया जैसे कोई बात नहीं। दूसरे लोग तुम्हें नहीं समझते, यंग मास्टर गौरव, लेकिन मैं तुम्हें कैसे नहीं समझ सकती। इसे दिल पर मत लो। हालांकि गौरव अपने साथियों से ज्यादा परिपक्व और स्थिर दिखता था और वह अपने जीवन में गुणवत्ता पर जोर देता था, जिससे वह अक्सर सभ्य और कुलीन दिखता था, लेकिन वह अंततः सिर्फ 15 साल का युवा था। उसकी हर चीज के लिए लगभग सही उम्मीदें थीं, जिसमें उसका आदर्श भी शामिल था। इसलिए लगभग परफेक्ट यूथ ही एकमात्र हस्ती थी जिसे गौरव पसंद करता था। जो कोई भी उसे जानता था वह इस बारे में जानता था। अरे, मैंने ही तुम्हें हस्ताक्षरित तस्वीर दी थी। रोहन ने बगल से नाखुशी से चिल्लाया। गौरव ने उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा।
मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि प्रिया ने ही मांगा होगा। तुम तो बस हस्ताक्षर लाने वाले नौकर हो। अरे, अगर तुम ऐसा कहोगे तो मुझे बुरा लगेगा। रोहन ने उन पर घूर कर देखा और नाराज होने का नाटक किया। अगर भविष्य में कुछ अच्छा होता है तो मैं तुम्हारे बारे में और नहीं सोचूंगा। यह इतना कठिन और धन्यवाद रहित काम है। ये सुनकर वे फिर हंसने लगे, जिससे आसपास के छात्र उत्सुकता और ईर्ष्या से उन्हें देखने लगे। स्कूल के बाद नव्या सीधे घर चली गई। जैसे ही वह आंगन में घुसी, खाने की खुशबू ने उसका स्वागत किया। नव्या मुस्कुराई। वह जानती थी कि चेतन आज घर पर था। उसने दरवाजा खोला और जैसा कि अपेक्षित था, चेतन डाइनिंग टेबल पर कटोरियां और चॉपस्टिक लगा रहा था। आवाज सुनकर वह पलट गया। जब उसने देखा कि यह नव्या है तो चेतन हंसा। तुम खाने के समय वापस आ गई। मैंने अभी अभी खाना बनाना समाप्त किया है। जल्दी से हाथ धो लो। मेज पर चलकर नव्या ने मेज पर रखे 8 व्यंजनों को देखा और चकित रह गई। वह होश में आए और मुस्कुराए। क्यों, आज क्या खास मौका है? आमतौर पर जब वे दोनों खाना खाते थे तो चेतन 4 व्यंजन तैयार करता था, 2 गरम, 1 ठंडा और 1 सूप। नव्या को लगता था कि व्यंजन बहुत ज्यादा हैं, इसलिए उसे अक्सर दूसरे भोजन के लिए बचा हुआ खाना पड़ता था। आज चेतन ने 8 व्यंजन बनाए थे। ये सुनकर चेतन के होंठ हिलने लगे। उसके चेहरे के भाव देखकर नव्या जान गई कि उसके पास कुछ कहने को है। बिना पूछे नव्या ने बस उसे चुपचाप देखा और उसके बोलने का इंतजार किया। थोड़ी देर बाद चेतन ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया और कहा, छोटी है, इस दौरान मेरा ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। मैं बाहर जाने की योजना बना रहा हूँ। नव्या चौंक गई, स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित थी। वह जानती थी कि चेतन अंततः उसके घर से चला जाएगा क्योंकि वह हमेशा यहाँ नहीं रह सकता था। हालांकि उसे इतनी जल्दी इसकी उम्मीद नहीं थी। इतनी अचानक? नव्या ने पूछा। चेतन ने सिर हिलाया। यह अचानक लिया गया निर्णय नहीं है। वास्तव में मैं लंबे समय से इसकी योजना बना रहा हूँ। समय अभी सही है, इसलिए मैं ये तुम्हारे साथ साझा कर रहा हूँ। नव्या के बोलने का इंतजार किए बिना चेतन ने आगे कहा, पहले प्रिया ने मुझे प्रबंधक होने का नाटक करने के लिए कहा था और मुझे रोजाना 500 रुपये दिए थे। ये दैनिक वेतन था, लेकिन अब मैं प्रिया का आधिकारिक प्रबंधक हूँ। मेरा वेतन मासिक आधार पर है। 20,000 रुपये महीना, जो मैंने पिछले साल में जितना कमाया था उससे कहीं ज्यादा है। इस पैसे के साथ मेरे पास घर किराए पर लेने और वहां रहने की शर्तें हैं। जब मैं 1 साल का पैसा बचा लूंगा तो मैं देवपुरी में एक घर खरीद सकता हूँ। इस विचार को मन में रखकर चेतन जीवंतता से अपने हाथों को रगड़ने लगा। ये कुछ ऐसा है जिसका मैंने अतीत में सपना देखने की हिम्मत भी नहीं की थी। चेतन ने चमकती आंखों से नव्या की ओर देखा। तुमने ये सब मेरे लिए लाया है। धन्यवाद, छोटी है। चेतन के चेहरे के भाव सच्चे थे, लेकिन नव्या ने तुरंत कहा, ये सब तुम्हारी कड़ी मेहनत का नतीजा है। मैंने ये तुम्हें नहीं दिया है। नव्या श्रेय लेने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। अगर वास्तव में इसका उससे कोई लेना देना था तो एकमात्र चीज जिसके लिए वह श्रेय ले सकती थी वह ये थी कि जब वह प्रिया को घर लाई थी और चेतन संयोग से वहां था। उस दिन रौनक बार में अगर चेतन ने उसकी सुरक्षा की चिंता में उसकी मदद के लिए छलांग नहीं लगाई होती तो वह अपनी नौकरी नहीं खोता और वह उसे घर नहीं लाती। चेतन प्रिया को नहीं जान पाता और उसके बाद इतनी सारी चीजें नहीं होती। हालांकि सब कुछ कारकों के एक अजीब संयोग से हुआ था। ये सब चेतन का भाग्य था। वह एक जमीन से जुड़ा हुआ और मेहनती, अच्छा इंसान था। ईश्वर उस पर नजर रख रहा था। संक्षेप में, धन्यवाद, चेतन ने कहा। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं। नव्या ने उसे रुकने के लिए नहीं कहा। अगर वह एक नए 200 वर्ग मीटर के घर में रह रही होती तो नव्या निश्चित रूप से उसे रुकने के लिए कहती। साथ ही उसकी मां को जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिलेगी और वह घर वापस आ जाएंगी। घर पर उसके रहने की कोई जगह नहीं थी। चूंकि उसने पहले ही फैसला कर लिया था, नव्या ने सिर हिलाया। भविष्य में जब भी तुम्हारा मन करे वापस आ जाना। चेतन ने जोर से सिर हिलाया। वह जानता था कि नव्या उसके साथ शिष्टाचार नहीं कर रही है। इतना समय एक साथ बिताने के बाद उन दोनों के बीच पहले से ही गहरा रिश्ता था। चेतन उसे अपनी बहन मानता था और नव्या भी उसे अपना परिवार मानती थी। इसके अलावा रोज मनोरंजन की स्थापना के बाद सबसे पहला व्यक्ति जिसे नव्या साइन करना चाहती थी वह प्रिया थी। एक मिलन जरूरी नहीं था। रात के समय नव्या अपने कमरे में अपना गृह कार्य कर रही थी, तभी उसका फोन बजा। नव्या ने फोन उठाया, लेकिन उसकी आंखें किताब से नहीं हटी। बॉस, फोन के दूसरी ओर से बैजू की आवाज आई। जब से उन्होंने एम समूह की स्थापना की थी, नव्या ने उसे संबोधित करने का तरीका बदलने के लिए कहा था। पंत प्रमुख की तुलना में बॉस सुनने में ज्यादा सुखद था। आखिरकार नव्या ने अपने पिछले जीवन में इस शब्द को लंबे समय तक सुना था। हाँ, क्या बात है? नव्या ने लापरवाही से जवाब दिया। मैंने रंगीन स्टील के शीशे के बारे में कैलाश के आपूर्तिकर्ता से संपर्क कर लिया है।
ब्लूप्रिंट पहले ही पूरा हो चुका है और हमें बस निर्माण टीम और निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता की कमी है। बैजू एक पल के लिए रुका और कहा, पहले आपने कहा था कि आपके पास निर्माण टीम और निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता के लिए व्यवस्थाएं हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप कब निर्णय ले पाएंगी ताकि हम जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू कर सकें। नव्या ने वह काम करना बंद कर दिया जो वह कर रही थी और अपनी याददाश्त को कोसते हुए माथे पर ताली मारी। उसने ये पहले कहा था, लेकिन हाल की घटनाओं के कारण वह भूल गई। मुझे माफ करना, मैं इतनी महत्वपूर्ण बात भूल गई। नव्या मुस्कुराई और शर्मिंदगी से कहा, मुझे कुछ और दिन दो, मैं इसे जल्द से जल्द करवा दूंगी। उसके लहजे से वह एक अकर्मण्य व्यक्ति की तरह लग रही थी जिस पर पैसे बकाया थे। बैजू हंसे बिना नहीं रह सका। आप बॉस हैं, मैं आपको जल्दी करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? लेकिन हाँ, जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। ये परियोजना बहुत बड़ी है, इसलिए हमें जल्दी तैयारी करनी होगी। नव्या मुस्कुराई और जवाब दिया, ठीक है, मुझे पता है। कॉल काटने के बाद नव्या ने अपने फोन की संपर्क सूची खोली। संपर्क सूची में कुछ ही नंबर थे, इसलिए वह उन सभी को एक नज़र में देख सकती थी। चंदन लाल का नाम अंदर नहीं था। जब वह होश में आई तो नव्या ने चिढ़कर अपना माथा थपथपाया। जब विला में आग लगी थी तब उसने अंकल चंदन लाल के नंबर वाला फोन खो दिया था। यह एक नया फोन था। नव्या को लगभग संदेह हो गया कि वह 80 साल की हो गई है। उसकी याददाश्त इतनी खराब क्यों हो गई कि वह ऐसी चीज भूल सकती है? सोचने का समय नहीं था। ऐसे समय में सबसे मददगार व्यक्ति निस्संदेह भाई विपिन था। नव्या ने तुरंत विपिन को फोन किया, जिसे किसी ने तुरंत उठा लिया। गुड़िया। जैसे ही उसने बात की, विपिन के लहजे में फोन पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे नकारा नहीं जा सकता था। भाई विपिन, मुझे किसी चीज में आपकी मदद की जरूरत है। नव्या ने सीधे अपने इरादे बताए। जब विपिन ने ये सुना तो उसने तुरंत पूछा, तुम्हें मेरे साथ औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। वह क्या है? नव्या ने कहा, देवापुरी में एक शताब्दी समूह है। अध्यक्ष का नाम चंदन लाल है। क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? जैसे कि उसे उम्मीद नहीं थी कि नव्या ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगी, विपिन आश्चर्यचकित था। उसने प्रतिक्रिया दी और कहा, मैं उन्हें जानता हूँ। ये बहुत अच्छा है। क्या आप मुझे उनका फोन नंबर बता सकते हैं? नव्या ने जल्दी से कहा, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में भेज दूंगा। हालांकि विपिन उत्सुक था, उसने ज्यादा नहीं पूछा। अगर गुड़िया बताना चाहती थी तो वह उसे बता देगी। जल्द ही उसने नंबर भेजा। नव्या ने कॉल करने से पहले नंबर सेव कर लिया। फोन लंबे समय तक बजा। जैसे ही नव्या ने सोचा कि दूसरी पार्टी जवाब नहीं देगी, अचानक कनेक्ट हो गया। नमस्ते। रिसीवर से एक गहरी और स्थिर पुरुष की आवाज आई। भले ही सिग्नल कट से गुजरने वाली आवाज थोड़ी अवास्तविक थी, नव्या फिर भी बता सकती थी कि यह चंदन लाल की आवाज थी। वह बोल पड़ी, नमस्ते अंकल चंदन लाल, मैं छोटी हूँ। चंदन लाल चकित थे, लेकिन उन्होंने जल्दी से प्रतिक्रिया दी और मुस्कुराए। छोटी है, नमस्ते। तुमने आखिरकार अंकल को फोन किया, लेकिन तुम्हारा नंबर मेरे सहेजे हुए नंबर से अलग है। नव्या ने जल्दी से समझाया, मुझे माफ करना अंकल चंदन लाल। हाल ही में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अगर बैजू ने मुझे याद नहीं दिलाया होता तो मुझे याद नहीं आता। जहां तक फोन नंबर की बात है, जिस फोन से हमने पिछली बार नंबर बदला था, वह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था क्योंकि वह पानी में गिर गया था। यह एक नया फोन है। 2002 में एक फोन केवल एक फोन नंबर से मेल खाता था। सिम कार्ड जैसी कोई उन्नत चीज अभी भी नहीं थी। चंदन लाल समझ गए। हालांकि रात के लगभग 9 बज रहे थे। उन्होंने नव्या से कहा, तुम कितनी भी बेचैन क्यों न हो, तुम्हें रात में काम के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। छोटी है, मेरे कंपनी में आने के लिए एक समय निर्धारित करो और मुझे ढूंढो। जब हम मिलेंगे तो हम विस्तार से बात कर सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है, क्या कल शाम 6 बजे ठीक रहेगा? नव्या ने कल स्कूल के बाद का समय पूछा। जब चंदन लाल ने देखा कि नव्या ने सप्ताहांत के लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं लिया है, तो वह जान गए कि वह बेचैन है। उन्होंने तुरंत मुस्कुराया और सहमत हुए। ठीक है, मैं अपनी सचिव को बता दूंगा। मैं कल शाम 6 बजे के बाद तुम्हारे लिए कुछ समय निकालूंगा। धन्यवाद अंकल चंदन लाल। फोन काटने के बाद चंदन लाल के चेहरे पर मुस्कान अभी भी थी। किसने फोन किया? तुम इतने खुश लग रहे हो। इस समय रेशमी बाथरोब में एक महिला बाथरूम से बाहर निकली। हालांकि महिला 40 साल से ज्यादा की थी, लेकिन उसने अपना अच्छा ध्यान रखा था और 30 के दशक की लग रही थी। वह चंदन लाल की ओर देख रही थी जैसे वह अपनी बांह पर त्वचा की देखभाल के उत्पाद लगा रही थी। महिला का नाम लवीना था और वह चंदन लाल की पत्नी थी। वह शताब्दी समूह की प्रशासनिक प्रबंधक भी थी। जब चंदन लाल ने यह सुना तो वह सिर हिलाए बिना और हंसे बिना नहीं रह सके। उन्होंने लवीना की ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें वह 14 साल की लड़की याद है जिसका जिक्र मैंने तुमसे पहले किया था? लवीना कभी चंदन लाल की सचिव थी। पेशेवर जड़ता के कारण उनकी याददाश्त उत्कृष्ट थी।
उन्होंने तुरंत सिर हिलाया। मुझे याद है, उसका नाम छोटी है। ये वह है। चंदन लाल ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, पिछली बार नगर पालिका भूमि नीलामी में पूर्वी सागर प्रॉपर्टीज अचानक दिखाई दी, जिससे जैन समूह को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस मामले को एक लेख में भी बदल दिया गया था और देवपुरी रियल एस्टेट की दुनिया में एक मजाक की तरह फैलाया गया था। ये सुनकर लवीना मुस्कुराई। ये पहली बार है जब किसी ने इतने सालों में जैन समूह की हवा पकड़ी है। चंदन लाल ने सिर हिलाया। छोटी पूर्वी सागर प्रॉपर्टीज की बॉस है। ये सुनकर लवीना चौंक गईं। उन्होंने जो कुछ भी कर रही थी उसे रोक दिया और शीशे से चंदन लाल की ओर देखा। क्या तुमने कहा कि छोटी नाम की एक लड़की पूर्वी सागर प्रॉपर्टीज की? इससे पहले कि वह खत्म कर पाती, चंदन लाल ने अपनी बाहें उठाईं और उनकी ओर सिर हिलाया। तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी, है ना? क्या वह केवल 14 साल की नहीं है? लवीना को यह अविश्वसनीय लगा। 14 साल का बच्चा ज्यादा से ज्यादा अपनी हाई स्कूल के दूसरे वर्ष में होगा। चंदन लाल और लवीना का एक बेटा था जो 15 साल का था और वह केवल दूसरे वर्ष में था। लेकिन ये सच है, चंदन लाल ने कहा। लवीना ने आश्चर्य से सिर हिलाया। ये सरल नहीं है। उसने इतनी कम उम्र में इतना चौंकाने वाला काम किया। अगर कोई किशोर एक स्टॉल लगाता है और काम करता है तो भी यह स्वीकार्य होगा अगर एक प्रतिभाशाली बच्चा एक व्यवसाय शुरू करता है। हालांकि रियल एस्टेट उद्योग दूसरों से अलग था। इसमें एक सटीक दीर्घकालिक दृष्टि और निवेश के तरीके की आवश्यकता थी और इसे पर्याप्त धन की भी आवश्यकता थी। यह मौलिक रूप से अन्य उद्योगों से अलग था। यही कारण था कि लवीना चौंक गईं। मैंने छोटी ऐसे उसकी पहचान गुप्त रखने का वादा किया था। तुम इस बारे में किसी को नहीं बता सकती, चंदन लाल ने अपनी पत्नी को याद दिलाया। लवीना ने सिर हिलाया। दूसरी ओर नव्या ने कॉल काट दी और बैजू को फोन किया। उसने उसे पहले भूमि पर काम कर रही कोर परियोजना टीम को कल शाम 6 बजे शताब्दी समूह की पहली मंजिल की लॉबी में इकट्ठा होने के लिए सूचित करने के लिए कहा। अगले दिन नव्या प्रशिक्षण के लिए उठने से पहले सामान्य से 20 मिनट ज्यादा सोई। चेतन ने पिछली रात का बचा हुआ खाना गर्म किया और दलिया का एक बर्तन बनाया। फिर उसने आंगन में नव्या पर चिल्लाया, छोटी खाने का समय हो गया है। पिछली बार जब उसने रौनक बार में लड़कों को पीटा था तो अगले दिन नव्या की बाह में दर्द हुआ था। नव्या जानती थी कि हालांकि उसने मानसिक खेती की तकनीकें सीखी थी, लेकिन उसका शरीर बहुत कमजोर था और उसे ज्यादा प्रशिक्षण करना पड़ा। इसलिए वह हर दिन अपने आंगन में प्रशिक्षण करती थी। हालांकि इसे ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन ये परिणाम दिखाना शुरू कर रहा था। उसे पहले की तरह जल्दी थकान महसूस नहीं हुई। नाश्ते के बाद नव्या सीधे स्कूल चली गई। हालांकि जैसे ही वह आज स्कूल में घुसी, नव्या ने हर किसी की अजीब नजरें खुद पर महसूस की। तार्किक रूप से नव्या के लिए लोगों का उसका आकलन करना कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस दिन लोगों के चेहरे के भाव पहले से अलग थे। पहले हर कोई नव्या को तिरस्कार या पूछताछ के साथ देखता था, लेकिन आज नव्या ने उनकी आंखों में भय और डर देखा। क्या हो रहा था? नव्या ने माथे पर बल डाला और महसूस किया कि चीजें सरल नहीं थीं। हालांकि उसे नहीं पता था कि यह सरल क्यों नहीं था। इसके अलावा जो और भी असामान्य था वह यह था कि हर कोई अतीत में फुसफुसाते हुए उसे हमेशा देखता था। हालांकि आज इन लोगों ने उसकी नजर से बचा और किसी कारण से उनकी आंखों में डर का निशान दिखा। इसके अलावा उनमें से किसी ने भी बात नहीं की। इसने नव्या को चकित कर दिया, जिसने कारण सुनने के लिए अपने कान खड़े कर दिए थे। नव्या ने इन लोगों को संदेह की दृष्टि से देखा। वे डरे हुए पंछियों की तरह घबराकर दूर देखने लगे और जल्दी से चले गए। ऐसा लग रहा था जैसे वे नव्या को प्लेग की देवी मानते थे और उससे बचते थे। इसका पता लगाने में असमर्थ, नव्या ने इसे नजरअंदाज करने का फैसला किया। उसने अपनी गति तेज की और सीधे कक्षा में वापस चली गई। जिस क्षण नव्या पहुंची, शोरगुल वाली कक्षा में हर किसी ने बात करना बंद कर दिया। उन्होंने नव्या को बिल्कुल उन लोगों की तरह देखा। नव्या ने बिना सिर उठाए अपनी सीट पर वापस चली गई। प्रिया अभी तक नहीं पहुंची थी, लेकिन रोहन ने पहल करके उसके पास आने की पहल की। नव्या ने रोहन की ओर देखा और फिर प्रिया की सीट पर अपनी ठोड़ी उठाई। रोहन समझ गया और औपचारिक रूप से बैठे बिना बैठ गया। उसने दबी आवाज में नव्या से कहा, क्या वे जो कह रहे थे वह सच था? नव्या पहले से ही भ्रमित थी, इसलिए जब रोहन ने ये पूछा तो उसका चेहरा प्रश्न चिन्हों से भरा था। क्या सच है? नव्या ने बिना घुमाए फिराए पूछा। जब मैं आज स्कूल में घुसी तो हर कोई मुझे अजीब तरह से देख रहा था। क्या हुआ? तुम अभी भी कारण नहीं जानती? रोहन चकित था। नव्या ने आंखें घुमाई। अगर मैं जानती तो तुमसे पूछती। क्या गड़बड़ है? रोहन का मुंह खुला, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसने अचानक प्रिया को हवा की तरह कक्षा में भागते हुए देखा। रोहन इतना डर गया कि वह होश के साथ खड़ा हो गया। अगले ही सेकंड में प्रिया अपनी सीट पर बैठ गई। इससे पहले कि नव्या प्रतिक्रिया कर पाती, प्रिया अचानक सीधी हो गई। छोटी क्या मैंने जो सुना वह सच था? दूसरे छात्र भी उत्सुकता से नव्या को सुन रहे थे। हालांकि प्रिया के सवाल के सामने नव्या को सिरदर्द महसूस हुआ।
उसने प्रिया की ओर देखा और फिर रोहन की ओर। जब रोहन ने ये देखा तो उसने जल्दी से कहा, क्या तुमने कल दोपहर दूसरे वर्ष की नैना के साथ लड़ाई की थी? नव्या चकित थी। क्या सिर्फ इसी वजह से? जब उसने कल हाथ उठाया था तो गलियारे में हर कोई देख रहा था। उसका कुछ भी छिपाने का कोई इरादा नहीं था। इसके अलावा ये कल दोपहर के भोजन के दौरान हुआ था। इन लोगों के गपशप करने की प्रकृति के साथ ये कल दोपहर को फैल जाना चाहिए था। ये सिर्फ एक लड़ाई थी। क्या हर किसी की प्रतिक्रिया थोड़ी ज्यादा नहीं थी? उसने किसी को मारा नहीं था। नव्या ने सिर हिलाया और स्वीकार किया, क्या इसी वजह से? बिल्कुल नहीं। प्रिया ने नव्या को घूर कर देखा और पूछा, इस वजह से डीन हंसराज ने तुम्हें अनुशासन कार्यालय में चाय के लिए बुलाया था? फिर वह सुंदर आदमी फिर से आया। मैंने सुना कि एक कॉल करने के बाद सीनियर नैना का परिवार दिवालिया हो गया। क्या ये सच है? नव्या स्तब्ध रह गई। तो वे इस चीज के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। वह अचानक समझ गई, अगर यह मामला फैलता है तो यह हर किसी की प्रतिक्रिया के लायक होगा। आखिरकार यहाँ तक कि वह भी हैरान थी। हालांकि ये खबर किसने फैलाई? आखिरकार अनुशासन कार्यालय में केवल कुछ ही लोग थे। अगर उसने यह नहीं कहा तो नैना दूसरों को यह बताने की पहल नहीं करेगी कि उसका परिवार दिवालिया हो गया था, है ना? उन दोनों के अलावा केवल एक सीनियर बचा था, जिनसिन। मैं तुमसे एक सवाल पूछ रही हूँ। ये देखकर कि नव्या ने कुछ नहीं कहा, प्रिया घबराए बिना नहीं रह सकी। क्या ये हुआ था? नव्या ने पलक झपकाए और धीरे से सिर हिलाया। हाँ, सीस। प्रिया ने तुरंत हाँफ लिया। ये स्पष्ट था कि वह चौंक गई थी। रोहन ने भी अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। एक फोन कॉल से एक कंपनी को दिवालिया करने के लिए उसका किस तरह का पृष्ठभूमि था? इसके अलावा नैना के पिता की कंपनी लगभग 100 मिलियन रुपए के बाजार मूल्य वाली एक बड़ी कंपनी थी। इसकी एक गहरी नींव थी। बस एक साधारण फोन कॉल और वह दिवालिया हो गया। छोटी है। प्रिया अचानक गंभीर हो गई और जलती हुई निगाह से नव्या की ओर देखा। मुझे सच बताओ, कल दोपहर में वह सुंदर आदमी कौन था? तुम्हारे साथ उसका क्या रिश्ता है? प्रिया के दिल में उस सुंदर आदमी के लिए लगभग 100 मिलियन रुपए की कंपनी को आसानी से दिवालिया करना एक बात थी। फिर भी नव्या के लिए एक कंपनी को बर्बाद करने के लिए उसका तैयार होना दूसरी बात थी। चूंकि प्रिया ने ऐसा सोचा तो दूसरों को और भी ज्यादा ऐसा महसूस होगा। इसीलिए आज हर किसी की आंखों में वह नजर थी। वे उत्सुक थे, लेकिन वे नव्या को नाराज करने से डरते थे। क्या होगा अगर नव्या दुखी महसूस करती है और उनका परिवार भी दिवालिया हो जाएगा? हालांकि सरस्वती विद्या मंदिर एक कुलीन स्कूल था, लेकिन कई लोगों की पारिवारिक पृष्ठभूमि नैना जितनी अच्छी नहीं थी। प्रिया के सवाल ने नव्या को चकित कर दिया। उनका रिश्ता क्या था? उसका जीवांश से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि नव्या ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अगर उसने जीवांश के साथ किसी भी संबंध से इनकार किया तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। वैसे भी ये वह नहीं है जो तुम सोचते हो। अंत में नव्या ने ये कहा। प्रिया के चेहरे पर एक सार्थक भाव था। ये स्पष्ट था कि उसने नव्या के शब्दों पर विश्वास नहीं किया। रोहन और भी ज्यादा सीधा था। उसने बुदबुदाया, कोई आश्चर्य नहीं कि वरुण को कोई मौका नहीं मिला। ये प्रतिद्वंद भी बहुत मजबूत है। वह सुंदर और अमीर था। साथ ही वह नव्या के लिए आसानी से एक कंपनी को दिवालिया कर सकता था। वह बॉयफ्रेंड पावर से भरा था। नव्या को पता नहीं था कि कैसे समझाएं और वह परेशान नहीं हो सकती थी। उसे सिरदर्द महसूस हुआ और उसने अचानक सोचा कि उसके लिए स्कूल में एक साधारण छात्र होना मुश्किल था। अतीत में उसका मजाक उड़ाया गया था, लेकिन अब लोग उससे डरते थे। न तो अच्छा था। नव्या को पता नहीं था कि उसे कौन सा ज्यादा नापसंद था। वह मानसिक रूप से थकी हुई थी। वह अपने दिल में फिर से जीवांश को बुरा भला कहे बिना नहीं रह सकी। उसे एक पल के लिए नाटक करना अच्छा लगा, लेकिन उसे उसकी गंदगी साफ करनी पड़ी। ये देखकर कि नव्या ने नहीं समझाया, प्रिया ने उससे पूछताछ करने की योजना नहीं बनाई। उस सुंदर आदमी के साथ नव्या के रिश्ते की तुलना में वह उस व्यक्ति की पहचान के बारे में ज्यादा उत्सुक थी। पलक झपकते ही एक कंपनी को राख में बदलने की उसकी क्षमता बस चौंकाने वाली थी। नव्या ने भी अंत तक चुप रहने की योजना बनाई। उसने केवल उम्मीद की कि हर कोई कुछ दिनों में इस मामले को भूल जाएगा। मुख्य कारण यह था कि उसका जीवांश से कोई लेना देना नहीं था। ये सब कुछ था जो यंग मास्टर जीवांश ने एक सनक पर किया था। इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। इस विचार को मन में रखकर नव्या ने हर किसी की नजरों को नजरअंदाज किया और उन्हें अनदेखा कर दिया। दोपहर के खाने में कैंटीन में वरुण ने आज 4 व्यंजन ऑर्डर किए। अपनी थाली में व्यंजनों को देखते हुए रोहन और गौरव एक दूसरे की ओर देखे बिना नहीं रह सके। रोहन ने कहा, तुम्हारी भूख आज काफी अच्छी है। क्या तुम दुख को भूख में बदलने की कोशिश कर रहे हो? गौरव ने भी माथे पर बल डाला, चिंतित था कि अफवाहें वरुण को फिर से प्रभावित करेंगी। वरुण ने शांति से कहा, मैं ठीक हूँ। चिंता मत करो। रोहन, क्या तुम सचमुच ठीक हो? वरुण रुका और उन दोनों की ओर देखा। गौरव सही है। मुझे अब अपनी स्थिति का पता लगाना होगा।
मैं नव्या से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हो सकता। ये सबसे अच्छा है अगर तुम इस तरह सोचते हो। गौरव ने अपना चश्मा समायोजित किया। इसके अलावा नव्या ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। हर कोई बस इसे फैला रहा है। वरुण मुस्कुराया और सिर हिलाया। ये सही था। नव्या ने उस व्यक्ति को अपना प्रेमी होने का दावा नहीं किया। जब तक नव्या खुद यह नहीं कहती, वह इस पर विश्वास नहीं करेगा। अकेले प्रभावित होना तो दूर की बात है। स्कूल के बाद नव्या ने शताब्दी समूह के मुख्यालय के लिए एक टैक्सी ली। चंदन लाल के शताब्दी समूह का देवपुरी में लगभग 100 साल का इतिहास था। ये रियल एस्टेट की दुनिया में एक बड़ा निगम था। हालांकि उसकी कंपनी की ताकत जैन समूह जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन यह अभी भी देवपुरी रियल एस्टेट की दुनिया में उसकी नंबर 1 प्रतिस्पर्धी थी। रियल एस्टेट के अलावा शताब्दी समूह ने निर्माण सामग्री और इंजीनियरिंग में भी हाथ आजमाया। ये कहा जा सकता है कि जैन समूह और शताब्दी समूह जैसी बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां कंपनी के एक विशिष्ट पैमाने पर पहुंचने के बाद अपनी खुद की निर्माण सामग्री कंपनियां और इंजीनियरिंग टीमें स्थापित करेंगी। इस तरह वे न केवल लागत बचा सकते थे, बल्कि वे निर्माण की गुणवत्ता की भी गारंटी दे सकते थे। रियल एस्टेट, निर्माण सामग्री और इंजीनियरिंग 3 चीजें थीं जो एक रियल एस्टेट कंपनी के पास उसकी औद्योगिक श्रृंखला के हिस्से के रूप में होनी चाहिए। नव्या की पूर्वी सागर प्रॉपर्टी जब ही अभी स्थापित हुई थी और इस हद तक नहीं की जा सकती थी, लेकिन ये भविष्य में उसी दिशा में विकसित होगी। रत्न भंडार क्षेत्र में एक इमारत के सामने टैक्सी रुकी। नव्या कार से बाहर निकली और ऊपर देखा। इमारत लगभग 20 मंजिल ऊंची थी। यह एक विशिष्ट निगम भवन था। ये भव्य और गंभीर था, लेकिन इसमें कुछ डिजाइन की कमी थी। नव्या की पूर्वी सागर प्रॉपर्टीज के विपरीत, जिसमें केवल एक कार्यालय मंजिल थी, उसके सामने ये पूरी इमारत शताब्दी समूह की थी। आसपास देखने का समय नहीं था। बस एक नजर से नव्या ने इमारत के घूमते हुए दरवाजे की ओर जल्दी की। चूंकि वह स्कूल के बाद सीधे आई थी, नव्या अभी भी सरस्वती विद्या मंदिर की स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुई थी। जैसे ही वह निगम भवन की पहली मंजिल की लॉबी में घुसी, बैजू ने उसे देखा। बॉस। बैजू जल्दी से उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा। नव्या ने सिर हिलाया और बैजू की ओर देखा। क्या हर कोई यहाँ है? बैजू ने सिर हिलाया। वे सब यहाँ हैं। ये सुनकर नव्या सीधे पहली मंजिल पर फ्रंट डेस्क की ओर गई। शाम के लगभग 6 बज रहे थे। फ्रंट डेस्क पर लोग पहले ही काम से जा चुके थे और ड्यूटी पर केवल एक महिला रिसेप्शनिस्ट थी। रिसेप्शनिस्ट ने नव्या को देखा और एक पल के लिए चकित रह गई। फिर उसने मुस्कुराया और पूछा, मैं आपकी किस चीज में मदद कर सकती हूँ? नव्या मुस्कुराई और कहा, नमस्ते, मेरा नाम छोटी है। मैं 6 बजे आपके अध्यक्ष से मिल रही हूँ। चंदन लाल ने फ्रंट डेस्क को पहले ही सूचित कर दिया था। जब रिसेप्शनिस्ट ने नव्या का नाम सुना, तो उसने एक प्रबुद्ध भाव प्रकट किया। फिर उसने हॉल के दाहिने तरफ इशारा किया। लिफ्ट उधर है, सीधे 21वीं मंजिल पर जाओ। जब तुम वहां पहुंचोगी, तो अध्यक्ष की सचिव तुम्हारा स्वागत करेंगी। धन्यवाद। लिफ्ट में प्रवेश करने के बाद बैजू कहे बिना नहीं रह सका, ये निगम भवन बहुत पुराने ढंग का है। नव्या मुस्कुराई और कुछ नहीं कहा। आजकल कई इमारतें ऐसी थीं, और उनमें से सभी में डिजाइन की भावना नहीं थी। वे ऊंची और चौकोर इमारतें थीं, और ज्यादा से ज्यादा छत पर कुछ सजावट होगी। आखिरकार, ये इमारतें पिछली शताब्दी में बनाई गई थीं। उस समय उनकी सौंदर्य शास्त्र ऐसी थी, लेकिन अब वे पर्याप्त सुंदर नहीं थीं। एक निगम भवन के रूप में ये थोड़ा ज्यादा गंभीर था। लिफ्ट 21वीं मंजिल पर पहुंची। दरवाजा खुला और एक व्यावसायिक सूट में एक महिला सचिव पहले से ही लिफ्ट में इंतजार कर रही थी। हालांकि चंदन लाल ने अपनी सचिव को पहले ही याद दिलाया था कि जिस व्यक्ति से वह आज मिलेंगे, वह एक नाबालिग लड़की थी। सचिव नव्या को देखकर गुप्त रूप से चौंके बिना नहीं रह सकी। कृपया मेरे पीछे आओ। सचिव एक पल के लिए चौंक गई और फिर एक पेशेवर मुस्कान में बदल गई और रास्ता दिखाया। वह सचिव के पीछे अध्यक्ष के कार्यालय तक गई। सचिव ने दरवाजा खोला। अध्यक्ष, वे यहाँ हैं। जैसे ही उसने बात पूरी की, सचिव पलट गई और नव्या को अंदर आने का इशारा किया। छोटी है। रिसेप्शन क्षेत्र में सोफे पर चंदन लाल मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करने के लिए खड़े हुए। नव्या भी मुस्कुराए और अभिवादन किया, अंकल चंदन लाल। उन दोनों ने हाथ मिलाया। चंदन लाल की नजर बैजू पर पड़ी। श्रीमान बैजू, हम फिर से मिले। बैजू ने भी थोड़ा सिर हिलाया। नमस्ते। नव्या और बैजू के अलावा पहले भूमि पर काम कर रही 8 कोर परियोजना टीम के सदस्य भी मौजूद थे। चंदन लाल ने उन्हें सोफे पर बैठने दिया और सचिव ने जल्दी से कॉफी बनाई। चंदन लाल की नजर सब पर घूमी, इससे पहले कि वह नव्या पर मुस्कुराए। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास पहले से ही अपनी परियोजना के लिए एक पूरी योजना है। नव्या विनम्र नहीं थी और सिर हिलाया। इसलिए मैंने सहयोग के बारे में बात करने के लिए अंकल चंदन लाल के पास आने की हिम्मत की। चंदन लाल हंसे बिना नहीं रह सके। वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए। अगर अंकल गलत नहीं है, तो तुम चाहते हो कि मैं निर्माण सामग्री और निर्माण टीम प्रदान करूं, है ना?
चंदन लाल कई सालों से रियल एस्टेट की दुनिया में थे, जबकि नव्या की पूर्वी सागर प्रॉपर्टीज अभी स्थापित हुई थी। अगर वे एक परियोजना शुरू करना चाहते थे, तो उसे स्वाभाविक रूप से सोचने की जरूरत नहीं थी कि उन्हें क्या चाहिए। ये सही है। अंकल चंदन लाल को ये भी पता है कि मेरी कंपनी नई है। वर्तमान परियोजना भी कंपनी की पहली परियोजना है। हमारे पास कोई परिचित निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता नहीं है और कंपनी के पास अपनी खुद की निर्माण टीम नहीं है। नव्या ने बिना घुमाए फिराए बात की और चंदन लाल से कहा, इसलिए मैंने सबसे पहले अंकल चंदन लाल की कंपनी के बारे में सोचा। ओह, चंदन लाल ने अपनी भौहें उठाए बिना नहीं रह सके। उन्होंने नव्या की ओर देखा और कहा, हम निर्माण सामग्री की आपूर्ति के बारे में लापरवाह नहीं हो सकते। अगर कुछ गलत हो जाता है तो ये पूरी परियोजना को नष्ट कर देगा। छोटी ए मुझ पर इतना भरोसा करती है। नव्या मुस्कुराई और स्पष्ट रूप से कहा, हालांकि मैं अंकल चंदन लाल से केवल 2 बार मिली हूं, मैंने हमेशा लोगों के बारे में अपने निर्णय पर विश्वास किया है। मेरा मानना है कि अंकल चंदन लाल मुझे सर्वश्रेष्ठ निर्माण सामग्री प्रदान करेंगे। बेशक, मैं अंकल चंदन लाल को सबसे उचित कीमत भी दूंगी। मैं सिर्फ इसलिए छूट नहीं मांगूंगी क्योंकि मैं छोटी हूं। हा। जब चंदन लाल ने नव्या के शब्द सुने तो वह हंसे बिना नहीं रह सके। छोटी है, चिंता मत करो। हालांकि मैं एक व्यापारी हूं, मैं ऐसा व्यापारी नहीं हूं जिसे केवल लाभ की परवाह हो। अगर सहयोग काम करता है तो अंकल चंदन लाल तुम्हें सबसे उचित कीमत देंगे। सबसे महत्वपूर्ण कारण नव्या ने शताब्दी समूह को चुना, वह चंदन लाल के चरित्र के कारण था। जैसा कि नव्या ने कहा था, हालांकि वह चंदन लाल से केवल 2 बार मिली थी, चंदन लाल के कार्यों ने पहली बार मिलने पर उस पर एक उत्कृष्ट छाप छोड़ी थी। व्यापारी हमेशा लालची होते थे, लेकिन चंदन लाल ने लगभग 1 मिलियन रुपए के लायक एक घर उसे 50% छूट पर बेच दिया क्योंकि उसने बूढ़े की जान बचाई थी। शायद कुछ 100,000 रुपये चंदन लाल के लिए समुद्र में सिर्फ एक बूंद थे, जो अरबों रुपये के लायक थे, लेकिन उसने इन कुछ 100,000 रुपये से अपने अरबों रुपये जमा किए थे। एक व्यापारी की नज़र में पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब तक ये पैसा था, वे इसे जेब में डालना चाहते थे। चंदन लाल के शब्द सुनकर नव्या के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। फिर उसने परियोजना प्रबंधक योगेश को एक नजर दी। जब योगेश ने ये देखा तो उसने जल्दी से अपने हाथ में परियोजना ब्लूप्रिंट सौंप दिया। नव्या ने कहा, अंकल चंदन लाल, हम सहयोग कर सकते हैं या नहीं, यह आपकी कंपनी की निर्माण टीम के मानकों पर निर्भर करता है। क्योंकि जिस परियोजना में मैं तुम्हारे साथ सहयोग कर रही हूँ, वह एक साधारण इमारत नहीं है। निर्माण की कठिनाई देश में अद्वितीय है। चंदन लाल ये सुनकर चकित थे, लेकिन नव्या के आत्मविश्वासी चेहरे के भाव को देखकर वह जान गई कि वह बकवास नहीं कर रही थी। नव्या के शब्दों ने चंदन लाल की रुचि जगाई। वह हंसे बिना और सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। ठीक है, अंकल चंदन लाल तुम्हारी पूर्वी सागर प्रॉपर्टीज की पहली परियोजना के बारे में और भी ज्यादा उत्सुक हैं। जैसे ही उन्होंने बात की, चंदन लाल ने कार्यालय की मेज पर विशाल परियोजना ब्लूप्रिंट फैलाया। जटिल और अजीब आकार की होटल डिजाइन योजना चंदन लाल के सामने दिखाई दी। बस एक नजर से चंदन लाल की आंखें चौड़ी हो गईं। यह क्या है? चंदन लाल ने इसे अविश्वास में देखा। वह पल भर के लिए हैरान और निःशब्द थे। कई सालों से रियल एस्टेट उद्योग में रहने के बाद चंदन लाल की कंपनी ने आवासीय इमारतों और विला पर ध्यान केंद्रित किया। उनमें से अधिकांश समान दिखते थे। देवपुरी में भी ऐसा ही था। हालांकि उनके पास एक अच्छी तरह से विकसित अर्थव्यवस्था थी, लेकिन डिजाइन की भावना वाली कुछ ही इमारतें थीं। यहां तक कि भारत में भी होटल एम जैसा कोई साहसी मोचेदार कम था। इतनी जटिल संरचना वाली इमारत कभी नहीं बनी थी। नव्या को पहले ही उम्मीद थी कि चंदन लाल जब ब्लूप्रिंट देखेंगे तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। वह संतुष्टि के साथ बैजू की ओर देखे बिना नहीं रह सकी। वह उसे बाधित करने की जल्दी में नहीं थी। इसके बजाय उसने खुद को बफर करने के लिए उसे कुछ समय दिया। थोड़ी देर बाद चंदन लाल होश में आए। उनके चेहरे पर अभी भी झटका था। वह सिर हिलाए बिना और चिल्लाए बिना नहीं रह सके, कितना अद्भुत है। यह अद्भुत है, इसमें कोई संदेह नहीं था। चंदन लाल होटल को डिजाइन करने वाले व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे थे। चंदन लाल ने अपनी नजर नव्या के चेहरे पर डाली और पूछा, छोटी है, क्या तुम्हारी कंपनी के डिजाइनर ने ये बनाया है? नव्या मुस्कुराई और सिर हिलाया। नहीं, ईमानदार होने के लिए अंकल चंदन लाल, टॉम राइट ने इसे डिजाइन किया था। टॉम राइट? चंदन लाल चौंक गए। ये वही प्रतिक्रिया थी जो नव्या को तब हुई थी जब उसने ये नाम सुना था। बुर्ज अल अरब के डिजाइनर टॉम राइट। नव्या ने सिर हिलाया। हाँ, कोई आश्चर्य नहीं। चंदन लाल चौंक गए, लेकिन अगर टॉम राइट ने इस तरह के उच्च स्तरीय और साहसी डिजाइन का निर्माण किया तो इसका अर्थ होगा। फिर क्या तुम समृद्धि नगर में भूमि पर एक होटल बनाने जा रही हो? चंदन लाल ने पूछा। ये सही है। होटल एक एम जैसा दिखता है क्योंकि होटल का नाम एम है, नव्या ने कहा। होटल एम? चंदन लाल ने इस नाम पर विचार किया और ब्लूप्रिंट को 2 बार देखा। वह प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। अच्छा, रचनात्मक।
ये कैसा है अंकल चंदन लाल? नव्या ने तुरंत चंदन लाल की ओर देखा और कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या शताब्दी समूह की निर्माण टीम ऐसे थकाऊ परियोजना के साथ कार्य के लिए तैयार है। जब चंदन लाल ने ये सुना तो वह एक पल के लिए जम गए। छोटी है, मैं तुम्हें तुरंत एक सकारात्मक जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन ये कोई खेल नहीं है। हालांकि हमारी कंपनी की निर्माण टीम अनुभवी है, लेकिन हम इस तरह के जटिल संरचनाओं और उत्कृष्ट डिजाइनों के संपर्क में कभी नहीं आए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझे ये तय करने के लिए एक दिन दो कि हम इस सहयोग को स्वीकार कर सकते हैं या नहीं। मैं कल इंजीनियरिंग विभाग के साथ एक बैठक करूंगा ताकि इस पर चर्चा की जा सके। अगर वे आत्मविश्वासी हैं तो हम इस सहयोग को शुरू करेंगे। क्या ये ठीक है? चंदन लाल तुरंत सहमत नहीं हुए क्योंकि वह पूरी तरह से आत्मविश्वासी नहीं थे। हालांकि वह जानते थे कि यह एक दुर्लभ अवसर था। एक बार जब होटल एम बन जाएगा तो यह एक बड़ा हंगामा करेगा। अगर उसकी कंपनी इसमें हिस्सा ले सकती है तो ये नाम और लाभ के लिए लड़ने का एक उत्कृष्ट अवसर होगा। ये निस्संदेह कंपनी के लिए बहुत लाभदायक होगा। चंदन लाल ने नव्या की दयालुता भी महसूस की। अगर इस तरह की परियोजना जनता के लिए खुली होती तो अनगिनत निर्माण कंपनियां और निर्माण टीमें इसके लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहती थी, लेकिन नव्या ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने पहल करके उसे ढूंढा। चंदन लाल जानते थे कि वह नव्या को निराश नहीं कर सकते। उसे इस व्यवसाय को लेने से पहले पूरी तरह से आत्मविश्वासी होना पड़ा। नव्या स्वाभाविक रूप से चंदन लाल की चिंताओं और विचारों को जानती थी। जब उसने ये सुना तो उसने आसानी से सिर हिलाया। मैं आज इस परियोजना के 8 कोर नेताओं को यहाँ लाई हूँ। मैं शुरू में तुम्हें इस परियोजना के विवरणों को संवाद करना चाहती थी, लेकिन चूंकि अंकल चंदन लाल को चिंताएं हैं, बैजू उन्हें कल सुबह 9 बजे लाएगा। उस समय अंकल चंदन लाल अपनी कंपनी के इंजीनियरिंग विभाग से लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। हर कोई बैठकर संवाद करेगा ताकि एक परिणाम पर चर्चा की जा सके। ठीक है, मैं कल सुबह 9 बजे उनका इंतजार करूंगा। चंदन लाल ने सिर हिलाया। शताब्दी समूह छोड़ने के बाद नव्या सड़क के किनारे खड़ी हुई और बैजू की ओर मुड़ी। मैं कल स्कूल जाऊंगी, इसलिए मैं नहीं आऊंगी। तुम सब कुछ के प्रभारी हो। मुझे जल्द से जल्द बैठक के परिणामों के बारे में बताओ। बैजू ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। हाँ बॉस। वे बैजू की कार में दक्षिण बस्ती के जंक्शन तक बैठे। नव्या ने उसे भेजना जारी नहीं रखने दिया। इसके बजाय वह कार से बाहर निकली और घर चली गई। इससे पहले कि वह दरवाजे पर पहुंची, नव्या ने दूर से अपने घर के सामने एक आकृति को खड़े देखा। अंधेरा हो रहा था और नव्या ने व्यक्ति का चेहरा देखने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ाए। यह जयेश था। जयेश, नव्या ने बुलाया। जयेश ने ऊपर देखा और नव्या को देखा। वह कहे बिना नहीं रह सका, दीदी। नजदीक चलकर नव्या ने जयेश का आकलन किया इससे पहले कि वह पूछे, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? घर पर कोई नहीं है। दरवाजा बंद है, जयेश ने कहा। ये सुनकर नव्या आंगन की ओर देखे बिना नहीं रह सकी। घर अंधेरा था। चेतन घर पर नहीं था। प्रिया को हर दिन स्कूल के बाद प्रोडक्शन टीम में प्रवेश करना पड़ा, इसलिए चेतन स्वाभाविक रूप से उसके साथ था। उसकी नजर जयेश पर पड़ी और उसने देखा कि वह अभी भी अपना स्कूल बैग ले जा रहा था। ये स्पष्ट था कि वह घर नहीं गया था। सरस्वती विद्या मंदिर की तरह आदर्श विद्यालय, जिस स्कूल में जयेश पढ़ता था, वह 5:05 पर खत्म होता था। शाम के 7 बज रहे थे। क्या वह उसके वापस आने का इंतजार कर रहा था? क्या तुमने खाया है? नव्या ने चिंता के साथ पूछा। जयेश चिंतित लग रहा था, जैसे उसके मन में कुछ था। ये सुनकर उसने केवल धीरे से सिर हिलाया। अभी तक नहीं। नव्या ने उसके चेहरे के भाव को देखा और चिंतित होकर माथे पर बल डाले बिना नहीं रह सकी। मैंने भी नहीं खाया है। चलो चलते हैं, दीदी तुम्हें कुछ खाने के लिए ले जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नई कहानियों के लिए VS नॉवल वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।